हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका पुलिसिया एकेडमी में। आज का लेक्चर खासतौर पर सीआईएसएफ के मैथ को टारगेट करके बना है। आज हम किसी चैप्टर के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि कुछ बेसिक कंसेप्ट है उनके बारे में बातें करेंगे कि बेसिक कंसेप्ट क्यों जरूरी है, कि एग्जाम टाइम के अंदर क्या करते हो आपको ये चीजें आती हैं, लेकिन फिर भी आते हुए भी आप इन चीजों में कंफ्यूज हो जाते हो और गलत करके आते हो। और 1 मार्क्स जाने का मतलब होता है कि आप सिलेक्शन की रेस से बाहर हो गए। इसलिए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इन छोटी छोटी कैलकुलेशंस को, इन कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद अपने चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और फिर देखना कि कैसे आप अपने क्वेश्चंस को कुछ ही सेकंड में बिना पेन कॉपी के भी कर दोगे, क्योंकि हमारे सीआईएसएफ का ना तो लेवल इतना हार्ड है कि हमें पेन कॉपी की जरूरत पड़े। ठीक है, आज हम देख लेते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे। देखिए, आज हम बात करेंगे रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, यानी कि जब जोड़ और घटा आप करते हो तो उसके अंदर कुछ छोटे छोटे रूल्स लगते हैं, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर जब आप गुणा और विभाजन का मतलब होता है कि जब आप भाग करते हो तो इसके अंदर छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, तो आपको उन चीजों के बारे में पढ़ना है। बोर्ड मास रूल, आपको पता है कि मैथ के अंदर अगर आप सिंप्लीफाई कर रहे हो किसी क्वेश्चन को तो वहां आपको बोर्ड मास रूल का पता होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाता है अगर आपको इसके बारे में नहीं पता। डेसिमल और फ्रैक्शन, इन छोटे छोटे चैप्टर को हम क्लियर करेंगे। इन कंसेप्ट, चैप्टर तो नहीं कहेंगे, ये छोटे छोटे कंसेप्ट है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि आपको पेन कॉपी लेके बैठना है और अपना एक नोटबुक भी बनानी है जिसमें आपको इन चीजों को नोट डाउन करना है और इन चीजों पे प्रैक्टिस करनी है। अपनी 1-2 क्लासेस जो है वो कैलकुलेशन बेस्ड ही रहेगी। सबसे पहले हम देखो, अर्थमेटिक हो एडवांस हो, आप कोई भी चैप्टर करोगे, एक चैप्टर के अंदर मुश्किल से मुश्किल आपके 10 या 15 टाइप बन जाएंगे। उन टाइप को आप अच्छे से कर भी सकते हो, रट भी सकते हो, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में करनी तो आपको कैलकुलेशन ही पड़ती है। तो कैलकुलेशन, सबसे पहले हम हमारी कैलकुलेशन को फास्ट करेंगे। अगर हमने हमारी कैलकुलेशन को फास्ट कर लिया तो क्वेश्चन तो पढ़ते ही समझ में आ जाता है 5 सेकंड में। और कैलकुलेशन फास्ट है तो किसी भी क्वेश्चन को हम 10 से 15 सेकंड के अंदर कर देंगे। और यही हमारा तरीका रहेगा और ऐसे ही हम चलेंगे। जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक हम सारी चीजों को अच्छे से क्लियर करेंगे। अब देखिए, यहां मैं आपको नॉर्मली 4 5 को जोड़ो 25 के अंदर, इस जमा घटा की बात नहीं कर रही, ये आपको आते हैं क्योंकि आपने थर्ड से लेकर 12 तक आपने ये मैथ सीखी है। ये चीजें हमने ऐड, जमा करना, घटा करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, ये छोटी छोटी चीजें हमने की हैं, तो इन चीजों के साथ हम कंफर्ट है। लेकिन कहाँ हम गलती करते हैं, और ये गलतियां भी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाती हूँ तो मैक्सिमम स्टूडेंट ये गलतियां करते हैं। उनको आती हैं चीजें लेकिन गलतियां करते हैं, और गलतियां क्यों करते हैं, जल्दबाजी के अंदर, क्योंकि आप इन चीजों को ही छोड़ देते हैं, आप इन चीजों को नेग्लेक्ट कर देते हो, जिसकी वजह से आपका 1 नंबर जाता है, अच्छे खासा 1 नंबर जाता है और आप सिलेक्शन से अपने आप को बाहर कर लोगे। अब देखिए, पहला नियम हम पढ़ते हैं, जोड़ और घटाओ का नियम। अब ये जोड़ और घटाओ का नियम क्या होता है, प्लस और माइनस के अंदर हम बड़े ही कंफ्यूज रहते हैं। प्लस और माइनस के अंदर कंफ्यूज कैसे रहते हैं, अगर मैंने आपको यहां लिख दिया कि -64 + 24, आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो ये चीजें हमें पता होती है कि बड़ी संख्या के आगे जो साइन है वो हमें पता है, लेकिन कंफ्यूज हम एग्जाम टाइम के अंदर हो जाते हैं और ये माइनर सी मिस्टेक वहां करके आते हैं और पूरा क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब हमें क्या याद रखना है, आपको सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। सेम साइन यानी कि सेम चिन्ह, यहाँ साइन में किसका बात कर रही हूँ, यहाँ मैं साइन की बात कर रही हूँ जो आपका प्लस और आपका जो माइनस साइन है। ये जो 2 चिन्ह दिए हुए हैं मैं इन साइन की बात कर रही हूँ, और डिफरेंट साइन में भी मैं इन 2 साइन की बातें कर रही हूँ। अब सेम साइन से मेरा क्या मतलब है, जब भी आप किसी 2 टर्म को जमा कर रहे हो, 2 टर्म को जोड़ रहे हो, तो देखो 6 के आगे भी अगर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब भी यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, और 4 के आगे भी क्या लिखा हुआ है, 4 के आगे भी प्लस लिखा हुआ है, यानी कि दोनों के आगे जो चिन्ह बना हुआ है वो सेम है। यहां से आपने किस बात को समझा कि दोनों यानी कि 4 और 6 के आगे जो साइन बना हुआ है वो सेम है। चलिए सोल्व नहीं करते इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैंने देखा कि 4 और 5 के आगे जो साइन बना हुआ है वो सेम है, यानी कि इसके आगे माइनस है और इसके आगे भी क्या है,
माइनस है। जब भी सेम साइन के आप प्लस या सब्ट्रैक्ट करोगे, जमा करोगे या घटाओगे, तो हमेशा आपका जो आंसर आएगा वो भी सेम साइन में आएगा, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो हमेशा प्लस में होगा और इसका आंसर जो होगा वो हमेशा माइनस में होगा। तो ये बात आप याद रख सकते हो कि अगर सेम साइन है तो आंसर भी सेम साइन में होगा, और अगर दोनों माइनस में है तो आंसर भी माइनस में होगा। अब बताओ 6 4 कितना हुआ? 10। क्या माइनस का आया? आप कहोगे नहीं मैम ये तो +10 आया है। अगर हम यहाँ देखें -5 और -4, तो इसके आगे कौन सा साइन है? आपने बोला मैम आपने ही तो बताया है अभी कि दोनों के आगे जो सेम साइन होगा वो ही हमारा आंसर होगा। तो दोनों के आगे क्या है? माइनस है, तो आंसर आ गया -9। तो इस कंसेप्ट को आपको हमेशा याद रखना है। अब चलो डिफरेंट साइन की बात करते हैं। डिफरेंट साइन की मतलब कभी आपका प्लस है, माइनस है, यानी कि प्लस माइनस दोनों आपके उस टर्म के अंदर आ रहे होंगे। अब अगर हम यहाँ देखें तो आप कहोगे मैम यहाँ माइनस है, लेकिन आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि जो आगे वाली टर्म होती है अगर उसके आगे कोई भी साइन नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब वहां पर प्लस लिखा हुआ है। अगर 5 के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है। समझे इस बात को? चलिए, आपका +9 है और -4 है। हमें ये तो समझ में आ गया कि मैम यहाँ आंसर 4 आएगा। आप मुझे बताओगे कि मैम दोनों का आंसर 4 है, लेकिन साइन कैसे लगाएं? तो साइन लगाने के लिए आपको एक बात याद रखनी है कि जो आपकी बड़ी संख्या है, कि बड़ी संख्या के आगे साइन यानी कि जो आपका चिन्ह है, प्लस है या माइनस है, वो क्या है? ये कंसेप्ट आपको हमेशा याद रखना है। सेम साइन में तो आप कर दोगे, अगर प्लस प्लस है तो प्लस और माइनस माइनस है तो माइनस। और ये कंसेप्ट सिर्फ किस में लगता है? ये कंसेप्ट सिर्फ लगता है रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। हम यहाँ मल्टीप्लाई और डिवीजन की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ बात कर रहे हैं एडिशन की एंड सब्सट्रैक्शन की। तो यहां से मैंने क्या देखा, आप कहोगे मैम यहाँ बड़ी संख्या तो 9 है और 9 में से 5 गया तो 4 आया, लेकिन बड़ी संख्या के आगे प्लस का साइन है तो ये प्लस का आएगा। फिर हमने यहाँ देखा कि 5 में से 9 गया, आपने देखा कि बड़ी संख्या तो 9 है और 9 के आगे माइनस का साइन है तो ये आपका माइनस है। डाउट क्लियर हुआ यहाँ से? चलिए, इस कंसेप्ट को आप समझ गए कि प्लस और माइनस में कभी भी एग्जाम में अब आप इस टाइप की गलती नहीं करोगे। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं। ऐड के देखो, आपको नॉर्मल ऐड करनी आती है, यहां मैं आपको ऐड करना नहीं सिखा रही। यहां देखो, ऐड में यहां दो कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट, एक है आपको यूनिट डिजिट कंसेप्ट पता होना चाहिए, और एक नॉर्मल है जो हमारे वैदिक मैथ से हम ऐड करते हैं। तो दोनों कंसेप्ट क्या है? यूनिट डिजिट कंसेप्ट होता है जो आपका इकाई अंक, यूनिट का मतलब होता है जो इकाई अंक, यानी कि 5 7 3, ये क्या है? ये आपके इकाई अंक है, यानी कि इकाई अंक से ही आंसर निकाल लेना। अब मैं आपको एडिशन ऐसे इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि मुझे एक बात बताओ, जब आपका क्वेश्चन आएगा तो उसमें ऑप्शन तो मिलेंगे। अगर आपको ऑप्शन दिए गए हैं तो आप ऑप्शन का यूज क्यों नहीं करते? ऑप्शन इसीलिए दिए जाते हैं ताकि आपका क्वेश्चन 5 से या 10 सेकंड या मैक्सिमम 15 सेकंड के अंदर सोल्व हो जाए। अगर ऑप्शन नहीं दिए होंगे तब तो हमें कंप्लीट क्वेश्चन को सोल्व करना है, वो तो हमारा डिस्क्रिप्टिव पैटर्न होगा जैसे हम स्कूल टाइम में पूरा आंसर निकालते थे, लेकिन वो नहीं है। इसी फॉर्मेट में आपका पेपर बनाया जाता है कि हर क्वेश्चन में कम से कम 15 से 20 सेकंड लगे, इसीलिए ऑप्शन दिए जाते हैं और हमें ऑप्शन को इस्तेमाल में लेना है। मैं आपको वही चीजें सिखाऊंगी कि कैसे हम ऑप्शंस को भी क्वेश्चन में इस्तेमाल में ले सकते हैं। पहला कंसेप्ट मैंने आपको बताया यूनिट डिजिट, यानी कि यूनिट डिजिट देखो, 5 और 7 को आपने ऐड किया, कितना हो गया? 12। 12 में से सभी का मैं इकाई अंक ले रही हूं यहाँ पे, 12 में से हमने घटा दिया 3, कितना आ गया? ये आ गया 9। यानी कि मुझे एक बात पता चल गई कि जो भी मेरा आंसर होगा उसकी इकाई अंक में 9 होगा। अब चेक कर लेते हैं। जब हमने ए ऑप्शन देखा तो ए में तो 3 आ रहा है, आपने बोला मैम ये तो पॉसिबल ही नहीं है। चलिए, बी में भी ए है, हो सकता है, बाद में देखेंगे। फिर हमने देखा सी में भी 9 है, यानी ये भी हो सकता है। फिर हमने डी में चेक किया तो डी में क्या है?
बी में जो आपका इकाई अंक है वो 5 है, यानी कि ये भी पॉसिबल नहीं है, यानी कि हमारे दो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट हो गए। अब हमारे दो ऑप्शंस बचे हैं। अब आप इनको कैसे करेंगे, उसके लिए आपको यूज करना है वैदिक मैथ। यहां मैं आपको छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगी। अब मुझे एक बात बताइए, आपको एक चीज समझनी है। यहाँ से जो आपका 3415 लिखा हुआ है, क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते? 3000 प्लस 400 प्लस 10 प्लस 5। आप इसको ऐसे खोल के भी लिख सकते हैं। चलिए, 2637 जो है आपका 2637, क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते? 2000 प्लस 600 प्लस 30 प्लस 7। आप कहोगे मैम बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको ऐड करने पर ही तो ये आंसर आता है। ठीक है, अब इसी छोटी चीज का हम इस्तेमाल में ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन है, 1529 और 3529। अब देखते हैं हमारा सही आंसर कौन सा है। मुझे एक बात बताओ, जब हमने इस टर्म को देखा तो ये कुछ 3000 के करीब है, ये दोनों प्लस में है और ये माइनस में। हमारे सारे जो ऑप्शंस हैं वो भी प्लस के अंदर है, यानी कि हमारा जो भी आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। तो मैंने एक चीज देखी कि 3415 और 3637 कुछ करीबन करीबन कितना हुआ, ये मैंने देख लिया। आपको ये 415 नहीं देखना, आपको ये 3000 देखना है, आपको ये 2000 देखना है। यानी कि आपको देखना है कि 3000 और 2000 कुछ 5000 बन रहे हैं, और 5000 में से कुछ 4000 जा रहे हैं। तो आंसर आपका कुछ 1000 के अप्रोक्स आ रहा है, कुछ ज्यादा ही होगा। ठीक है, और 1000 के नजदीक कौन सा आंसर है? सिर्फ बी आंसर है, यानी कि सी भी नहीं होगा। और यहां से हमने ये चीज देखी और हमारा तुरंत आंसर आ गया। यानी कि आपको सिर्फ दो कंसेप्ट पे ध्यान देना है। दो कंसेप्ट कौन से? एक यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक का कंसेप्ट, और दूसरा आपको इस फॉर्म में देखने हैं क्वेश्चन की ये 3000 है, ये 2000 है। आपको ये 415, 637, 523 नहीं दिखना चाहिए। आपको दिखना चाहिए कि 3000 और 2000 कुछ 5000 में से कुछ इतनी टर्म जा रही है, तो कुछ 1000 के पास आंसर आएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 5000 में से 4000 अगर जा रहा होगा तो 3000 आंसर आ जाए। कुछ 1000 के पास ही आंसर होगा, इसलिए आपका बी आंसर सही हो गया। चलिए, एक क्वेश्चन हम कुछ दो तीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगी, आपको भी इसी पैटर्न पे प्रैक्टिस करनी है। अपनी तरीके से जमा घटा आपको बिल्कुल नहीं करनी है। बेशक से आज अगर आप इस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको अगर इस प्रैक्टिस में 10 मिनट भी लग रहे हैं तो आपको ये 10 मिनट भी लगाने हैं, लेकिन इस प्रैक्टिस को ही आपको अप्लाई करना है। चलिए, इस क्वेश्चन को करें। सबसे पहले हमारा तरीका क्या था? यूनिट डिजिट, यानी कि 725। अब मुझे एक बात बताइए, ये प्लस है, ये माइनस माइनस है, और ये क्या है आपका? प्लस, यानी कि ये जमा है। तो सबसे पहले हम जमा वाली टर्म ले लेते हैं कि 7 + 5 - 2, यानी कि 7 और 5 कितना हो गया आपका? 12 हो गया, और 12 में से 2 गया 0। यानी कि जो भी आपकी टर्म आ रही होगी, जो भी संख्या बनेगी, उसका जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा? उसका इकाई अंक 0 होगा। तो चलिए देखते हैं। ए ऑप्शन भी हो सकता है हमारा, भाई बी ऑप्शन भी हो सकता है। 7 है इसके लास्ट में, ये नहीं हो सकता हमारा। इसके लास्ट में 9 है, ये भी नहीं हो सकता। चलिए, ये तो हमने देखते ही पता लगा लिया। अब दूसरा तरीका क्या है कि हम इसको कुछ 3000 2000 की नजर से देखें, ताकि हमें पता चले कि 3500 तक आंसर आएगा कि 2500 तक। चलिए, ये आपका कुछ 3000 है, ये आपका 1000 है, यानी कि 4000 में से कुछ 2000 जा रहा होगा, तो आपका कुछ 2000 प्लस ही आंसर आ रहा होगा। वो हमारा कौन सा है? बी, यानी कि ए ऑप्शन आपका हो गया गलत। कितनी जल्दी आपने, और अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो अभी तो हमें ये चीजें देखनी पड़ रही है, आप सिर्फ स्क्रीन पर अपने क्वेश्चन को देखोगे और आप डायरेक्ट करोगे 7 5 12 2 0 3 3 4000 - 2000, यानी कि 2000। पेन कापी निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको ऑप्शंस इसीलिए दिए गए हैं ताकि आप अपना टाइम सेव कर सके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप सभी को खुद भी वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है और देखना है कि कितनी जल्दी आपका आंसर आए। अभी तो मैं आपको एक चीज कहूंगी कि आपको अभी जल्दबाजी नहीं दिखानी, अभी इन चीजों की प्रैक्टिस करके इन चीजों को आपको यूज में लेके आना है। उसके बाद आपको टाइम सेव के हिसाब से जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करना है। चलिए, इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही करते हैं। देखो, ये भी अपनी प्लस की टर्म है, ये भी प्लस की टर्म है, ये भी माइनस की है। तो 7 7 और 4 कितना हो गया? 11, और 11 में से 3 गया तो कितना आया? बताओ।
8। आप कहोगे मैम ये तो 1 में से 3 नहीं, क्योंकि लंबी टर्म होगी, कोई भी डिजिट होगी। देखो आप 7 और 4 करोगे, आपको हमेशा वो कैरी वाली टर्म साथ ही लेनी पड़ेगी। 7 और 4 को आपको 11 लिख के फिर -3 करके 8 ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ यूनिट डिजिट से हम क्वेश्चंस को निकाल रहे हैं। इसके आगे भी संख्याएं होती हैं, लेकिन हम सिर्फ लास्ट डिजिट को ले रहे हैं, क्योंकि आप खुद लिख के देखो 58373034। आप इसको ऐड करके क्या करोगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे 4413 को, तो आप कहोगे 7 और 4 कितना हुआ 11, और 11 में से 3 गया तो आपका 8 आ गया। तो हम सिर्फ इस टर्म की बात कर रहे हैं, हम इस कैलकुलेशन की बात नहीं कर, हम सिर्फ यहां से निकाल रहे हैं, क्योंकि जो भी हमारा आंसर होगा उसके लास्ट डिजिट तो 8 जरूर होगी। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए हो सकता है हमारा, इसके लास्ट में क्या है 4, ये नहीं हो सकता। इसके लास्ट में क्या है 2, ये भी नहीं हो सकता। और इसके लास्ट में क्या है 8, यानी कि ये भी हो सकता है। अब देखते हैं हमारा दूसरा मेथड। हमें क्या देखना है, हमें इसको जीरो की नजर से देखना है कि ये 5000 है और ये 3000, यानी कि 8000 में से कुछ 4000 जब जाएंगे तो आपका आंसर जो है कुछ 4000 के पास आएगा। क्योंकि हम इसे क्या देख रहे हैं, हम इसे देख रहे हैं 5000, हम इसे देख रहे हैं 3000, और हम इसे देख रहे हैं 4000। ये सारे आंसर अप्रोक्सीमेट में आ रहे हैं। जब भी आपके आंसर इतने दूर दूर हो तो आप पता लगा सकते हो इजीली, आपको कंप्लीट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे यहां से पता चला कि 5 3 कितना हो गया 8 में से 4 गया, यानी कि आपका जो ए आंसर सही होगा ये नहीं होगा, क्योंकि ये तो बहुत कम संख्या आ रही है, बहुत छोटी संख्या। अब ये दो क्वेश्चन आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपके आंसर कितने आए और आपको कितने अच्छे से ये क्वेश्चंस समझ में आए। ठीक है, और इन क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं करेंगे कि 387305 को आप ऐड करोगे, फिर आपका जो आंसर आएगा उसको आप 5413 में से माइनस करोगे। ये तरीका भूल जाओ, ये तरीका सिर्फ हम स्कूल टाइम में करते थे। यहाँ आपका ये तरीका बिल्कुल काम नहीं आएगा, क्योंकि इसी तरीके में आप 5-10, आप कम से कम 2 या 3 मिनट लगा दोगे। ठीक है, तो आपको उसी जो मैंने आपको समझाया है इसी तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। और आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है कि जैसे ही आपके लिए वीडियो डलेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस चीज की अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे। अब देखो, हमने एडिशन समझ लिया, हमने सब्ट्रैक्शन समझ लिया, यानी कि हमने जमा और घटा को अच्छे से समझ लिया। अब हमें समझना है मल्टीप्लाई और डिवाइड को, यानी कि हमें मल्टीप्लाई का कंसेप्ट समझना है और दूसरा हमें डिवीजन। ठीक है, अब हमें इन दोनों का कंसेप्ट समझना है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आपको लिख दूं, पहला जो मैंने रूल लिखा है यहाँ पे कि जब भी हम दो प्लस वाली संख्याओं को, यानी कि जिसके आगे जमा का साइन है, उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर हमेशा प्लस में आता है। अब प्लस में कैसे आता है, मैंने यहाँ लिखा प्लस साइन जो होता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा कि 2 की मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 4 से, तो आपका आंसर 8 आ गया। अगर इस टर्म के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके आगे प्लस है। ठीक है, तो आपका आंसर कैसा आया प्लस में। अगर मैंने यहाँ 9 की मल्टीप्लाई 9 से की तो आपका आंसर आएगा 81। और आपका प्लस में आंसर क्यों आया, क्योंकि 9 9 जो है इन दोनों के आगे क्या है, जो आपका चिन्ह है वो प्लस, इसलिए प्लस प्लस हमेशा, प्लस प्लस की जब भी मल्टीप्लाई होती है तो आपका आंसर भी जमा यानी कि प्लस में ही आता है। दूसरा जो आपका रूल है कि जब भी दो माइनस वाले टर्म की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो है वो हमेशा प्लस में आता है, यानी कि माइनस माइनस हमेशा प्लस में चेंज हो जाता है। अगर आपका क्वेश्चन है कि -7 की मल्टीप्लाई हमने की -3 से, चलिए इनको ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 21, और माइनस माइनस दोनों प्लस में हो गए, यानी कि आपका जो लास्ट में आंसर बचेगा वो प्लस में। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, यानी कि मैंने यहां से कहा कि अगर मैंने -5 की मल्टीप्लाई की है -10 से, तो आंसर आएगा 50, और साइन क्या रहेगा, चलिए बोलिए आप सभी को बोलना है और चीजों को नोट डाउन करना है, क्योंकि आप जब बोलते हो तो आपको खुद भी लगेगा कि जैसे हम आमने सामने बैठ के ही पढ़ रहे हैं। तो ऐसे पढ़ने में, क्योंकि मैथ जो है वो तभी समझ में आती है जब आप खुद थोड़ा बोलेंगे।
ताकि खुद आपको लगेगा कि आप सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए, 5 के आगे क्या साइन है? माइनस का। और 10 के आगे क्या साइन है? माइनस का। और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो आपके 50 के आगे क्या आ गया? प्लस आ गया। समझ गए इस बात को? अब थर्ड रूल को देखते हैं। थर्ड रूल कहता है कि अगर प्लस और माइनस की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि आपकी कोई एक संख्या प्लस की है और दूसरी संख्या माइनस की है, और जब हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? आंसर आपका आता है माइनस। यानी कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि -8 की अगर आप मल्टीप्लाई 4 से कर रहे हो तो 8 चौक 32 हो गया, और अगर हमने देखा तो इसके आगे माइनस है और जिसके आगे कुछ भी नहीं है के आगे प्लस का साइन होता है, और माइनस प्लस कितना हुआ? ठीक है, समझ गए इस बात को? और सेम ये रूल, ये दोनों रूल आपके सेम है। चाहे प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करो, चाहे माइनस प्लस, आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो, चाहे 2 की मल्टीप्लाई 3 से करो, चाहे 3 की मल्टीप्लाई 2 से करो, आंसर तो हमेशा 6 ही रहेगा। इसलिए माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करो, या फिर प्लस या माइनस की मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा माइनस में ही आएगा। तो ये 4 रूल है, हमें आते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में आप इन चीजों में कंफ्यूज होते हैं और गलती करके आते हैं। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग यही गलतियां करते हैं, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है। क्योंकि जब भी मैं स्टूडेंट्स को ऑफलाइन क्लासेस देती हूँ तो वो यही गलती करते हैं। हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी आप निकाल दोगे, लेकिन छोटे से कंसेप्ट से आप पूरे क्वेश्चन को गलत कर दो। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। सेम आपका डिवीजन का कंसेप्ट होता है। अब देखो डिवीजन का कंसेप्ट क्या होता है, जब आप दो प्लस टर्म को डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर भी प्लस में आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 8 को डिवाइड करते हैं 4 से, जिसके आगे कुछ नहीं होता, मैंने आपको बताया है, उसके आगे प्लस का साइन होता है, यानी कि यहाँ भी प्लस का साइन है, और 4 दूनी 8 यानी कि 2 आपका आंसर आ गया, और 2 के आगे साइन क्या होगा? प्लस का साइन होगा। चलिए, और अगर माइनस माइनस, जब भी दो माइनस माइनस आती है, यानी कि आप ये एक बात तो यहां से समझ लो कि मल्टीप्लाई की बात करें चाहे डिवाइड की बात करें, जब भी दोनों संख्याएं माइनस में होती हैं वो प्लस में चेंज हो जाती हैं। मैंने मल्टीप्लाई में भी आपको बताया था, जब हम गुना कर रहे थे तो दोनों माइनस माइनस की जब गुना हुई थी तो लास्ट में क्या हो गया था? प्लस हो गई थी। और सेम डिवीजन में क्या होता है? माइनस से माइनस कट जाता है और ये आपका प्लस ही आंसर देती है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि -6 को डिवाइड कर रहे हैं -2 से, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 तिया 6 आपका प्लस में आंसर। ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और प्लस को माइनस से डिवाइड करें, माइनस को प्लस से डिवाइड करें, यानी कि जो आपका मल्टीप्लाई, यानी कि जो आपकी गुना है और जो आपका भाग है, इनके अंदर जो प्लस और माइनस के रूल हैं, आप खुद देखो, प्लस और माइनस देखो, प्लस प्लस की मल्टीप्लाई हुई प्लस आया, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई हुई प्लस आया, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस। और सेम डिवीजन के अंदर है कि जैसे ही आपने प्लस प्लस को किया डिवाइड तो प्लस का साइन आया, माइनस माइनस को किया तो भी प्लस आया, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि +10 को -5 से डिवाइड करना है तो आप करोगे 2 आ जाएगा, क्योंकि 5 दूनी 2 और प्लस माइनस आपका ओवरऑल आंसर -2 आ जाएगा। और अगर इसी साइन को अगर आप ऐसे लिख देते हो कि -20 को हमने डिवाइड किया किससे? +5 से, तो 5 चौके 20, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ओवरऑल आंसर आपका क्या आ गया? माइनस। तो अभी हमने ये रूल्स पढ़े हैं। आपको जोड़ और घटा के अंदर जो प्लस माइनस का साइन है उसको याद रखना है अच्छे से, और मल्टीप्लाई के याद रखना है, और डिवीजन को भी, और जो आपके भाग है उसको भी अच्छे से याद रखना है। अब कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम साथ कर लेंगे, और खुद आपको क्या करना है, रफ नोटबुक लेनी है, खुद से कोई भी नंबर लिखने हैं, खुद से कोई भी अंक लिखने हैं, उनकी मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट करके खुद से ये चीजें प्रैक्टिस करनी, ठीक है। जितने ज्यादा नंबर्स की आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, आपकी कैलकुलेशन उतनी ही फास्ट होगी और उतनी ही एक्यूरेट होगी। हमारी कैलकुलेशन फास्ट होना भी जरूरी नहीं है, एक्यूरेसी भी होना चाहिए, यानी कि आप गलती ना करें फास्ट में, ठीक है। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ कि जो हमारा आंसर आएगा 12 और 32 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वो प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा?
आप कहोगे मैम 12 के आगे तो प्लस है और 32 के आगे माइनस है, और हमें पता है कि प्लस माइनस की मल्टीप्लाई तो माइनस होती है। ठीक है, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है? माइनस होती है, यानी कि आंसर माइनस होगा। यानी कि अगर 4 ऑप्शन है और उसमें कोई एक के आगे माइनस है तो आपको कंप्लीट सोल्व नहीं करना, माइनस वाले के टिक लगा के आगे बढ़ जाना है। अब मुझे एक बात बताओ, 12 और 32 की देखो मल्टीप्लाई करना सीखते हो। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, कभी भी मल्टीप्लाई आप ऐसे मत किया करो। जो ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में हमें मल्टीप्लाई नहीं करनी, एक सिंपल एक लाइन में ही हमें चीजों को मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करना सीखना है। जैसे मैंने आपको एडिशन में और सब्सट्रैक्शन के अंदर बताया कि कैसे हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं चीजों को, वैसे ही मैं आपको बताऊंगी कि मल्टीप्लाई भी आपको कैसे करनी है। देखो आपके पास ऑप्शंस होंगे, आपको यूनिट डिजिट टेंस डिजिट तक वैल्यू निकालनी होगी। तो देखो मल्टीप्लाई आपको कैसे करनी है। सबसे पहले आपको 2 की 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 2 दूनी कितना हो गया? 4। उसके बाद आपको 2 की मल्टीप्लाई 3 से करनी है, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करनी है, और इन दोनों को आपको क्या करना है? ऐड। यानी कि 2 तिया 6 हो गया, और 1 दूनी 2 हो गया, और 6 और 2 कितना हो गया? 8। ठीक है, और फिर उसके बाद जो साइड की टर्म्स बच जाती हैं उनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई करनी है 3 से, तो आपका आंसर आ गया 384। अब चलिए मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूनी 4 हुआ, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 हुआ, और 3 एकम 3, तो ये आपका आंसर आ गया 38। एक आपने इस पैटर्न में सोल्व किया और एक आपने सिंपल एक लाइन के अंदर सोल्व। टाइम भी बचा और आपकी नोटबुक भी, आपने रफ नोटबुक को भी इतना खराब नहीं किया। तो आपको हमेशा ऐसे ही मल्टीप्लाई करनी है। और एक बात मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको कैलकुलेशन को फास्ट करना है, देखो हर क्वेश्चंस को करने के आपको 100 तरीके मिल जाएंगे, लेकिन आपको 1 से लेकर 20 तक के पहाड़े, यानी कि 1 से लेकर 20 तक की जो टेबल होती है वो अच्छे से याद होनी चाहिए। वरना हम तुरंत इसको कैसे सोल्व करते हैं कि 12 दूनी 24, 2 12 तिया 36 और 2 38। समझे इस बात को? तो 1 से 20 तक के टेबल्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। चलिए 15 और 25 की मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 15 और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले मुझे बता दो कि जो हमारा आंसर होगा वो प्लस में होगा कि माइनस में होगा? आप कहोगे मैम इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो आंसर तो हमारा प्लस में होगा। अब अपने तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 की मल्टीप्लाई हमने की किससे? 5 से। 5 की मल्टीप्लाई 5 से की तो आपका आ गया पापा 25, और आपकी 2 हमने हासिल ले ली। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? आपको 5 की मल्टीप्लाई 2 से करनी है, 1 की 5 से करनी है, और इन दोनों को ऐड कर देना है, यानी कि 5 दूनी 10 और 5, और ये आपका हो गया 15। लेकिन आपको हमेशा क्या याद रखना है, जब भी आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया और जो भी आपकी कैरी होगी, क्योंकि आपने 25 का 5 लिख दिया था लेकिन 2 बच गया था, वो आपको 2 भी इसके अंदर ऐड करना है, यानी कि 15 2 17, 7 हो गया। और एक जो कैरी बचता है उसको भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 375। अभी ये चीजें मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखवा रही हूँ, ठीक है? वरना अगर आप खुद देखेंगे तो आपको ऐसे करना है कि पापा 25, 2 5 2 10, और 5 17, 7 2 1 और 375। अब ये चीजें इतनी छोटी मल्टीप्लाई तो आएगी नहीं, इतनी छोटी मल्टीप्लाई भी आएगी, हम उन चीजों पे भी बात करेंगे। पहले आप इन चीजों को तो समझो अच्छे से, इन चीजों की तो अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर आप इन चीजों की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो हम देखेंगे कि बड़े क्वेश्चंस के अंदर, देखो बड़े क्वेश्चंस कुछ नहीं होते, बड़े क्वेश्चंस के अंदर जो हमारे छोटे क्वेश्चंस होता है उसी का ही कंसेप्ट लगा होता है, और उसी कंसेप्ट से हम उस क्वेश्चन को बिल्कुल छोटा करते हैं। तो अगर आप इन चीजों को समझ गए अच्छे से, इन चीजों को आपको प्रैक्टिस लगानी है, तो आप इन चीजों को अच्छे से कर लोगे। ये मैं कैसे करती हूँ देखो, आपका क्वेश्चन क्या होता है, आपका जो मल्टीप्लाई है 2 टर्म हो, 3 टर्म हो, 4 टर्म हो, आप इस कंसेप्ट से मल्टीप्लाई करते हो। 5 और 25 की सबसे पहले आपको क्या करना है? स्ट्रेट इनकी मल्टीप्लाई करनी है कि 5 5 25 2। फिर हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 15 और 2 हासिल यानी कि 7। फिर उसके बाद हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 2 एकम 2 और 3 यानी कि 375। और इसी मेथड को मैं क्या कर रही हूँ? डायरेक्ट कर,
आपको क्या करना है, लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई लास्ट टर्म से करनी है, 5 5 25 हो गया। उसके बाद जो जिसके नजदीक है उनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 5 की आपने कर दी 2 से, 1 की आपने कर दी 5 से, दोनों को ऐड कर लिया, ये आपका आ जाएगा 15 और 2 हासिल 7, और फिर लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई लास्ट से, ये आपकी 370। आपको ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखनी है। चलिए ये एक क्वेश्चन और करवाती हूं मैं आपको, फिर आपको इन क्वेश्चंस की, इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है, ये आपका क्या है, होमवर्क है, और आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर। और कोई भी इसकी मल्टीप्लाई 91 इंटू 33 करके नहीं करेगा। जैसे मैंने सिंगल लाइन में आपको बताया है, आपको सिंगल लाइन में ही प्रैक्टिस करनी है, और जब तक समझ में ना आए आपको इस वीडियो को बार बार देखना है, जब तक समझ में ना आए आपको प्रैक्टिस करनी है इन चीजों की, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन की मल्टीप्लाई करते हैं। क्या बताया मैंने, 3 की मल्टीप्लाई 2 से कितना हो गया, 6। अब क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 6 से, 4 की मल्टीप्लाई 2 से, और ये यानी 3 छिंग 18, 4 दूनी 8, 8 8 16, 6, और ये आपका 1, और 4 छिक 24, यानी कि ये आपका कितना था, ये 26 का 6 था, और 4 छिक 24, और ये आपका हो गया 2। इतनी जल्दी हमने कोई मल्टीप्लाई के लिए यहाँ स्पेस भी नहीं भरा, और तुरंत यहाँ से हमने इसका आंसर, आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है, ये आपका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वो तो मैंने छोटी छोटी मल्टीप्लाई, देखो मैं हमेशा जब भी कराती हूँ तो जीरो से स्टार्ट करती हूँ। आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप स्टार्टिंग से छोटी छोटी चीजों को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने कितनी नई चीजें, एडवांस नई चीजें आपने सीखी है, क्योंकि मैं हमेशा जीरो लेवल से स्टार्ट करके आपको एडवांस लेवल तक ले जाती हूँ, और आपको पता भी नहीं चलता कि कब हम जीरो से एडवांस लेवल पर पहुंच गए। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम मल्टीप्लाई करने लगेंगे, अगर आप इस क्वेश्चन को 4 7 4 2 2 3 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक टर्म आएगी, फिर इंटू करके फिर कोई टर्म आएगी, फिर इंटू करके फिर कोई टर्म आएगी, फिर फाइनल आपका आंसर। कम से कम जिसकी कैलकुलेशन फास्ट होगी वो इस क्वेश्चन को 40 सेकंड में या 1 मिनट में निकाल देगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। अब देखो मैंने ऑप्शंस दिए हैं, आपको ऑप्शन से इन चीजों को समझने की कोशिश करनी है। कैसे करना है आपको इन चीजों को, अगर हम ऑप्शंस देखें तो सारे ऑप्शंस नजदीक नजदीक है। देखो 1109 यानी कि नजदीक नजदीक है। तो सबसे पहला हमारा कंसेप्ट होता है इकाई अंक का कंसेप्ट, यानी कि यूनिट डिजिट का कंसेप्ट। यूनिट डिजिट का कंसेप्ट क्या कहता है, 2 की मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, 2 की मल्टीप्लाई 4 से की तो मुझे ये पता है कि जो भी मेरी संख्या आएगी का जो आखिरी अंक होगा वो 8 होगा। अब हमें डायरेक्ट ऑप्शन में चेक कर लेना है। जब मैंने ऑप्शंस में डायरेक्ट ये चेक किया तो मेरा आंसर 8 आ रहा है, ये हो सकता है, बी में भी 8 आ रहा है, ये भी हो सकता है। इसमें 6 आ रहा है, आप कहोगे मैम ये तो बिल्कुल गलत है। इसमें 9 आ रहा है, ये भी बिल्कुल गलत है। यानी कि आपके दो ऑप्शन सही है। मान लो आप क्वेश्चंस कर रहे हो एग्जाम टाइम में और आपके सिर्फ लास्ट में 5 सेकंड बच गए, 5 सेकंड बच गए और आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आप यूनिट डिजिट निकाल के 2 को एलिमिनेट करके 2 ऑप्शन में 50-50 कर सकते हैं। हो सकता है आपके लक, आपको अगर पता है कि 8-8 अगर इनका लास्ट आंसर है तो कोई भी हो सकता है। तो आप जब आपका बिल्कुल ही टाइम नहीं है, जब आपके लास्ट में सिर्फ 5 सेकंड बच गए और आपको टेस्ट करने का, सबमिट करने का टाइम हो गया एग्जाम टाइम में, तब आप रिस्क ले सकते हो और दोनों में से कोई सा भी टिक कर सकते हो, क्योंकि दो तो आप पहले ही एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए जो ऑप्शंस का तरीका होता है वो बेस्ट होता है। ऑप्शंस इसीलिए दिए जाते हैं ताकि आप क्वेश्चंस को 15 सेकंड तक सोल्व कर दें। चलिए हमें ये तो पता है कि लास्ट में 8 है, अगर मुझे इससे आगे वाली भी डिजिट मिल जाए तो क्या मुझे कंप्लीट कैलकुलेशन निकालनी पड़ेगी? आप कहोगे नहीं मैम, हम क्या करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया वो ही कंसेप्ट लगाएंगे। चलिए थोड़ा इसको मिटा देते हैं और इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले 2 की मल्टीप्लाई 4 से, जो मैंने अभी आपको सिखाया है आपको सेम कैलकुलेशन इसमें लगानी है। आपने क्या किया, 2 की मल्टीप्लाई 3 से किया और 4 की मल्टीप्लाई आपने किससे किया, 4 की मल्टीप्लाई आपने किया 4 से, इन दोनों को किया ऐड। तो ये कितना हुआ, 3 दूनी 6 और 4 चौक 16, यानी कि 6 6 12। यानी कि आपकी जो अगली डिजिट आएगी वो 2 आएगी। और ये 2 कैसे आई, मैंने अभी यहाँ आपको बताया था।
मल्टीप्लाई करना मैंने अभी आपको बताया था ना, तो आप अगर इकाई और दहाई अंक निकालने तक का भी सीख गए, अगर आप ये दो टर्म निकाल लेते हो तो आप आसानी से ऑप्शन के साथ खेलना सीख जाओ। हम देखो क्वेश्चंस को सोल्व भी नहीं कर रहे और फिर भी हमारे सबके आंसर आ रहे हैं, क्योंकि हम ऑप्शंस के साथ खेलना सीख गए हैं। और अभी आप देखना आपकी एक दो क्लासेस आएंगी सिर्फ कैलकुलेशन के ऊपर ही। आज तो बिल्कुल बेसिक क्लासेस हैं, बिल्कुल नॉर्मल क्लासेस हैं। वो छोटे छोटे टॉपिक्स लिए हैं जो नॉर्मली क्लासेस में बच्चे गलत करते हैं, जो मेरे स्टूडेंट मैक्सिमम गलत करते हैं। तो मुझे समझ में आता है कि आपसे भी ये छोटी छोटी गलतियां होती होंगी। ठीक है, अब हमें क्या पता चल गया कि 2 की मल्टीप्लाई की 3 से, 3 दूनी 6, 4 चौक 16 और 16 और 6 कितना हो गया। हमें सिर्फ इकाई अंक का सम करना है, यानी कि 6 6 12 यानी कि 28, यानी कि ये ऑप्शन हमारा गलत है और हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। आप इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेना। आपको ऐसे ही क्वेश्चंस लिखने हैं और उनकी यूनिट, कम से कम यूनिट डिजिट तक तो नहीं, टेंस डिजिट तक तो आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। कोई भी टर्म आप उठाओगे, 9 6 7 8 की मल्टीप्लाई अगर करनी है 139, तो कोशिश करना कि इसके आखिर लास्ट की 2 डिजिट तक तो आप उसका आंसर निकाल। ठीक है, ऐसे ही आपको टर्म निकालनी है और प्रैक्टिस करनी है 2 डिजिट तक का आंसर निकालनी। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। अब देखो ये जो कंफ्यूजन है, ये मैंने लिखा है कि जोड़ और गुना के बीच में भ्रम। अब ये क्या है जोड़ और गुना के बीच में? कई बार आपके क्वेश्चंस क्या आ जाते हैं, इस फॉर्मेट में आ जाते हैं। कोई आपकी संख्या है, मान लो 1, यहाँ मैंने मान लिया 2 + 2 है, और यहाँ आ गया आपका आपका जो जमा और घटा का कंसेप्ट होता है वो तो बिल्कुल सेम ही होता है। और एक आपका आ गया 2 × 2 × 2। अब कंफ्यूजन क्या आती है कि हम जल्दी जल्दी में यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेके इसको 1 × 1 × 1 कर देते हैं, जो सरासर कर। और इसको क्या करते हैं, इसको सिंपल जो हमारे प्लस के अंदर 2 2 होते हैं इसको हम लिख देते हैं 2 2 4। इसको तो हम नॉर्मली ऐड करके लिख देते हैं, लेकिन जब भी हम इनटू में और प्लस में ऐसे साइन आते हैं तो हम क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत करके आते हैं। तो आपको हमेशा एक बात को याद रखनी है कि जब भी सेम संख्याओं को हम ऐड करते हैं तो कॉमन हमेशा प्लस वाली संख्याओं से ही लिया जाता है। कभी भी ये जो साइन है ये आपका इनटू का साइन है, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन है। मल्टीप्लाई वाली टर्म से कभी भी आंसर ऐसे आप क्वेश्चन में से कॉमन नहीं लिया जाता। देखिए इसमें से आपने ए कॉमन ले लिया तो ए की जगह पे अब क्या आ गया 1, ए की जगह पे क्या आ गया 1, अब ए की जगह पे क्या आ गया 1, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 3a। यानी कि अगर मैंने अभी यहाँ क्या लिखा था 2 + 2 + 2 लिखा था, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेती हूँ तो ये आपका बनता है 1 + 1 + 1, यानी कि 2 × ठीक है। और अगर आप यहाँ ए के अंदर वैल्यू रखेंगे 2 की तो भी आंसर क्या आएगा सेम आपका माइनस का कंसेप्ट है, जैसे आपने प्लस का किया सेम माइनस का है। अब आता है आपका इंटू। इंटू का मतलब क्या होता है, इंटू में आप देखो कभी भी कॉमन नहीं ले सकते। इसका मतलब होता है कि इसकी पावर, चलो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। देखो इंटू का मतलब होता है कि ए की पावर 1 है, ए की पावर 1 है, ए की पावर 1 है। और हमारा यहाँ एक छोटा सा कंसेप्ट है कि जब भी बेस सेम होता है, यानी कि आधार जब भी सेम होता है तो हम क्या करते हैं, आधार सेम का मतलब यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो हम ए को एक जगह ही लिख लेते हैं और उनके ऊपर जितनी भी पावर है उनको ऐड करके लिख देते हैं। इसकी पावर 1, की पावर 1 और इसकी पावर 1, तो आपका आंसर क्या आ गया ए की पावर 3। ये जो है ये आपकी पावर है, ठीक है, ये पावर का साइन है ये आपका ए की पावर 3। तो आज के बाद आपको इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होना है कि हम कॉमन किनका लेते हैं, कॉमन हम प्लस में लेते हैं, और जो इनटू होता है उसका मतलब होता है कि उसके ऊपर तो पावर है। ठीक है, और जब भी सेम बेस के टर्म मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर क्या होती है, हमेशा ऐड होती है। यानी कि अगर मैं यहाँ लिख दूं, देखो आगे मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको। मान लो ये क्वेश्चन है आपका 12 + 12 + 12, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है क्वेश्चन, ताकि आपकी क्लास में ही प्रैक्टिस हो जाए और खुद से आप जब क्वेश्चन करें तो आपके क्वेश्चंस के अंदर आपको 100% एक्यूरेसी मिले। इसलिए हर टॉपिक में कम से कम आपको 5-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस में आपको क्लास के अंदर ही करा रहे हैं।
इन चीजों को छोटा मत समझना, क्योंकि आपके ही कमेंट होते हैं कि मैंने जल्दबाजी में इन चीजों को गलत कर दिया। आज इन चीजों को समझ लो, सीख लो। ये छोटी वो ही चीजें होती है जो आप एग्जाम टाइम में गलत करके आते हो। तो आपको इन चीजों को अच्छे से नोट डाउन करना है, नोट बना के एक कॉपी में आपको इन पॉइंट को लिख लेना है, ताकि एग्जाम टाइम में आप इन चीजों को देख के जाओ। और एग्जाम टाइम से पहले अगर देख के जाते हो तो हमें वो चीजें याद होती है। ठीक है, अगर हम इसको करते हैं तो एक तो है कि इस टर्म को मैं मल्टीप्लाई हम कैसे ऐड कर, देखो हमें ऐड नहीं करना, हमें क्या करना है, मैंने बताया कि जब भी सेम टर्म प्लस के अंदर होगी तो हमें 12 कॉमन ले लेना है, और इसको हम लिखेंगे 1 + 1 + 1। 1 के अंदर जब भी कोई टर्म चेंज हो जाती है तो उसको जमा घटा करना या गुना भाग करना इजी हो जाता है। तो ये आपका हो गया कि 12 तिया 36। समझ गए इस बात को? अगर मैं इस क्वेश्चन को लूं तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो, आप 24, 36, 48 को अगर आप जमा करते हो तो आप कुछ ना कुछ टाइम लगाओगे। तो आपने देखा कि इन तीनों टर्म्स के अंदर 12 जो है वो कॉमन है, तो आपने 12 कॉमन ले लिया। 12 कॉमन लेते ही क्या हो गया, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 चौके 48। यानी कि आपका क्वेश्चन क्या बना, 3 2 5 और 5 4 9 और 12 निमे 108 आपका आंसर आ गया। ये चीजें भी मैं इसलिए लिखती हूँ ताकि आपको समझ में आए। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप खुद ही इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे कि 12 कॉमन 2 3 4 और कितना हुआ 9, 12 में तो 8 इसका आंसर। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये जो है ये टर्म्स आपकी मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ये टर्म्स आपकी मल्टीप्लाई। और मैंने जब भी बताया कि जब भी कोई संख्या गुना में होगी, जब भी कोई संख्या क्या होगी, गुना, यानी कि मल्टीप्लाई में होगी। कोई सेम संख्या, देखो 2 2 2, तो आप हमेशा क्या करोगे, उसके बेस को कॉमन लेके उसकी पावर को ऐड कर दोगे। अगर आप इसके ऊपर देखोगे तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, यानी कि पावर कितनी हो गई, 3। यहाँ मैं आपको लोग वैल्यू नहीं सिखा रही हूँ, मैं नॉर्मल चीजें बता रही हूँ। जब हम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एडवांस मैथ में पढ़ेंगे, तब हम इन चीजों को भी पढ़ेंगे कि अगर बेस सेम हो और पावर डिवाइड में हो तो ये माइनस हो जाती है। आप इसको लिखते हो 2 की पावर 4 - 2, यानी कि 2 की पावर 2। और जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। इसीलिए क्या आया, 2 की पावर 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 2 की पावर 3। आप अच्छे से इस चीज को समझ गए होंगे। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। अगर आपको इसका आंसर लिखना है तो आप बोलोगे मैम बेस सेम है इसका। आप क्या कहोगे कि मैम इसका बेस सेम है, आप 2 लिख दो और सारी पावर को सिर्फ ऐड कर दो। तो कितना हो गया, 5 4 9 हो गया और 9 3 12 हो गया, यानी कि 2 की पावर 12 आ गया। तो आज के बाद आपको मल्टीप्लाई, जब भी आप गुना के क्वेश्चन कर रहे होंगे, जब भी आप जमा के क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसीलिए मैंने ये छोटे छोटे पॉइंट उठाए हैं, क्योंकि ये चीजें आप गलत करते हो। ठीक है, आज की क्लास हमारी नॉर्मल क्लासेस रहेंगी। देखिए, अब ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अभी मैंने सिर्फ आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताया था, अब उस कंसेप्ट पे आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस बनने लगते हैं। क्वेश्चन आया कि 5 + 5 + 5 अप टू, ये हो गया अप टू 50 टाइम्स, यानी कि 5 जो है वो आपका 50 बार आ रहा है लगातार। यानी कि ये कुछ ऐसे है कि 5 + 5 + 5 + 5 + 5 प्लस और कितनी बार, 50 बार। तो क्या करोगे, क्या 5 5 5 5 लिख के 50 बार उसको ऐड करोगे, नहीं। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है, मैंने यहाँ से आपको एक चीज बताई है कि आपको क्या करना है, जब भी सेम टर्म हो प्लस के अंदर 5 कॉमन ले लेना है। अब आपका बनेगा 1 + 1 प्लस कितनी बार, 50 टाइम। तो आप क्या करोगे, अगर 1 + 1 + 1 50 बार है तो क्या उनका सम भी 50 बनेगा। आप सिंपल लिख दोगे कि मैम 5 की मल्टीप्लाई 50 और हमारा आंसर आ गया 2। अभी ये हमारा जो छोटा सा कंसेप्ट था, A+A से हम बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे। देखो मैंने पहले भी बताया कि मैं स्टार्टिंग में आपको जब बताती हूँ तो आपको ये लगता है कि हमें ये चीज आ रही है,
अगर आज आप इन चीजों को अच्छे से नहीं देखोगे, क्लास मिस करोगे, तो आगे मैं इन चीजों को सिर्फ अप्लाई करूंगी और बड़े बड़े क्वेश्चंस देखना कितने आसानी से कुछ ही सेकंड में बन जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस कैसे आया कि आपने 5 कॉमन ले लिया, जैसे ही आपने 5 कॉमन लिया तो यहाँ कितना आ गया, 5 कॉमन लेते ही यहाँ कितना आ गया, 1 1 1, और ये 1 कितनी बार आएगा, 50 बार, यानी कि कहीं 50 बार ऐसे 1 लिखा हुआ होगा, और 50 बार 1 लिखा होगा तो उनका सम भी 50 होता है। देखो 1 को 50 बार काउंट करना कितना इजी था, क्योंकि हमें पता है 50 बार आएगा तो 50 ही सम होगा। तो सिंपल 5 की मल्टीप्लाई हमने 50 से की और हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको ऐड करना है 2 4, ये कुछ आपके ऐसे टर्म है 2 + 4 + 6। देखो आपकी टर्म कितनी भी बड़ी आ सकती है, कितनी भी बड़ी टर्म आ सकती है, तो आप ये इसको तो लिखना चलो थोड़ा इजी है तो हमने इसको लिख दिया, लेकिन आप ऐसे हर एक टर्म को तो नहीं लिख सकते। तो उन चीजों का भी एक फॉर्मूला होता है, वो मैं बताऊंगी, आप अभी इन चीजों को समझे। हमें क्या करना है, 2 कॉमन लेना है। जैसे ही आप 2 कॉमन लोगे तो आपका बनेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 5, और ये आपका 10, यानी कि ये आपके टर्म बन गए। जब भी आपका इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है, जब भी टर्म के बीच में जो गैप है वो 1 है, 2 और 3 के बीच में, यानी कि दो संख्याओं के बीच का जो गैप होता है वो बराबर होता है, तो आपकी एक टर्म लगती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी का एक फॉर्मूला लगता है। आपको बस यहाँ से याद कर लेना है इस फॉर्मूले को, क्योंकि जब मैं आपको कराऊंगी तो ये चीजें भी बहुत ही बेसिक से आपको बताऊंगी। इसका फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म, यानी कि आपकी पहली संख्या, प्लस लास्ट टर्म, यानी कि जो अंतिम संख्या है वो आपको ऐड करना है। यानी कि कैसे अप्लाई करेंगे, एन का मतलब होता है कि ये टोटल संख्याएं कितनी है। आप देखोगे अगर 1 से 10 तक की संख्याएं हैं, अगर 1 से 10 तक की संख्याएं हैं तो टोटल संख्याएं कितनी है, 10। फॉर्मूले के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, इसके डिवाइड में 2, और आपकी पहली संख्या है क्या, 1, और आपकी अंतिम संख्या है 10। ये हो गया आपका 2 पंजे 10, और 5 की मल्टीप्लाई हमने किससे की, 11 से, यानी कि कितना आ गया, 55 आ गया। और आगे हमारा 2 बचा हुआ था, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई मैंने की 55 से, तो आपका आंसर आ गया 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 110 इस क्वेश्चन का आंसर। इस चीज में आप कंफ्यूज मत होना, ये चीजें मैं आपको बाद में भी अच्छे से कराऊंगी। इंपॉर्टेंट था कि आपको ये चीजें समझ में आए कि आप, ये नहीं है कि इस क्वेश्चन में जैसे कि 5 को कॉमन ले लिया तो 1 1 बच गया, आप इस क्वेश्चन में से 2 कॉमन लेके भी इसको 1 2 3 और इजी फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो, बस आपको ये चीजें समझ में आए। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है आपका, अब 5 जो है, अब अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे उस टाइम, तो आप क्या समझोगे, इसमें से 5 कॉमन लेके इसको कर दोगे 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, और 5 आंसर, और 5 आंसर भी लिख दोगे। इसीलिए मैंने आपको बताया ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि ये क्या कह रहा है कि बेस सेम है और सब क्या है, मल्टीप्लाई के अंदर है, मल्टीप्लाई के अंदर है, कितनी बार, 50 बार। अगर आप देखोगे इसकी पावर 1 1 1 1, यानी कि जो लास्ट में भी 5 रहा होगा, 5 ऐसे होगा मल्टीप्लाई में, उस पे भी 1 1 ही होगा। जब भी बेस सेम होगा तो हम क्या करेंगे, 5 को कॉमन ले लेंगे, 5 को आधार बना लेंगे, और जितनी भी पावर है उन सबको ऐड कर देंगे। और कितनी बार है ये, 50 बार, यानी कि आपका आंसर आ गया 5 की पावर 50, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया, 5 की पावर 50। ठीक है, यानी कि अब आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है कि 5 + 5 + 5 ये आपका प्लस है। देखो क्वेश्चन आंसर बदल गया, 250 है और वहां है आपका 5 की पावर 50। 5 की पावर 50 का मतलब होता है कि 5 जो है वो 50 बार मल्टीप्लाई हो रखा है। 2 की पावर 3 का मतलब होता है कि 2 जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई हो रखा है, ऐसे ही 5 जो है 50 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, आप समझ गए होंगे इस चीज को। चलिए, अब ये हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जब भी आप मैथ के अंदर सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफिकेशन के जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे, देखो जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, मैंने जितने क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई है और जो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, आपको वो निकालने हैं और कमेंट में उनका आंसर भी लिखना है।
और अपने तरीके से नहीं, जो तरीका मैंने आपको सिखाया है आपको उसी तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। क्योंकि आपकी मैथ का इतना लेवल, क्योंकि हम सीआईएसएफ की मैथ पढ़ रहे हैं, देखो आपकी मैथ का इतना हार्ड लेवल नहीं है, बहुत नॉर्मल लेवल है। जब हम चैप्टर्स पे आएंगे, हर चैप्टर के अंदर आपके 15-20 टाइप होते हैं, उन चैप्टर्स को, उन टाइप्स को कर लेंगे अच्छे से, लेकिन बाद में तो कैलकुलेशन करनी होती है। अगर आप अभी इन चीजों को अच्छे तरीके से कर गए तो उस टाइम देखना आपके लिए मैथ खेल बन जाएगी और आपको इंटरेस्ट आएगा। चलिए, देखो बोर्ड मास रूल क्या होता है। बोर्ड मास जो है वो एक फुल फॉर्म की तरह, मतलब एक एब्रीविएशन की तरह बनाया, एक संक्षिप्त रूप बनाया हुआ है। यानी कि अगर आप बोर्ड मास को खोलते हो, अगर आप इसको लिखते हो बोर्ड मास अलग अलग से, तो हर टर्म का अपना एक मतलब है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट आपकी 3 तरीके के होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट होता है, मिडल ब्रैकेट होता है, बिग ब्रैकेट होता है। मिडल ब्रैकेट को हम कर्ली ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट को हम स्क्वायर ब्रैकेट, वो अपने अपने नाम है, बस आपको याद रखना है कि छोटा ब्रैकेट होता है, एक मंझली ब्रैकेट होता है और एक हमारा बड़ा ब्रैकेट होता है। ठीक है। ऑफ का मतलब होता है का, और मैथ की लैंग्वेज में का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है। यानी कि मैथ की लैंग्वेज में का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। फिर होता है आपका डिवीजन, यानी कि बी से हो गया ब्रैकेट, ऑफ से हो गया मल्टीप्लाई, यानी ऑफ का मतलब होता है का, डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुना, ए से आपका जोड़ होता है और एस से आपका घटाना होता है। यानी कि जो आपका बोर्ड मास रूल है ना, वो आपको इंग्लिश अल्फाबेट लेके बनाया हुआ है, हिंदी अल्फाबेट लेके नहीं बनाया हुआ। तो आपको हिंदी, जो भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है, आपको इतना तो आता ही होगा, इतना तो मुझे भी पता है कि आपको पता होगा कि गुना को मल्टीप्लाई करते हैं। इसीलिए मैं बीच बीच में मल्टीप्लाई भी बोलती हूँ, गुना भी, क्योंकि आपका जो ये रूल है ना, ये इंग्लिश अल्फाबेट को लेकर बना हुआ है। जैसे बी से ब्रैकेट हो गया, ऑफ से का हो गया, डी से आपका भाग यानी कि डिवीजन हो गया, एम से मल्टीप्लाई हो गया, ए से एडिशन हो गया और एस से सब्सट्रैक्शन यानी कि आपका घटाना हो गया। जब भी आपका सिंप्लीफाई का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी फॉर्मेट में रखना है। यानी कि आप सबसे पहले सोल्व क्या करोगे, सबसे पहले आप हल करोगे ब्रैकेट को, और ब्रैकेट में भी आप सबसे पहले हल करोगे छोटे ब्रैकेट को, फिर मंझली ब्रैकेट को और उसके बाद बड़े ब्रैकेट। ठीक है। यानी कि उसके बाद आपको ऑफ को सोल्व करना है, फिर हम भाग को सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई को सोल्व करते हैं, फिर जमा करते हैं और लास्ट में हम घटा करते हैं। यही आपका पैटर्न होता है और ऐसे ही हम प्रायोरिटी देते हैं। कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से पता चल जाएगा। अब देखिए, यहाँ आपका एडिशन है यानी कि ए है, यहाँ आपका माइनस यानी कि सब्सट्रैक्शन है, यहाँ आपका ब्रैकेट यानी कि बी है और यहाँ आपका डिवीजन यानी कि डी है। अब हम अपना थोड़ा बोर्ड मास रूल यहाँ लिख लेते हैं ताकि हमें पता हो। अगर हम यहाँ देखें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को प्रायोरिटी देते हैं, यानी कि ब्रैकेट को खोलेंगे। तो ब्रैकेट को खोलोगे तो ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर क्या है, जो ब्रैकेट के अंदर चाहे प्लस हो, माइनस हो, सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन हो, हम उसको सोल्व करेंगे। ये नहीं है कि ब्रैकेट के अंदर प्लस है तो आप ये बोलो मैम प्लस को तो हम बाद में, नहीं। ब्रैकेट का मतलब ही यही है कि ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है उसको हम पहले सोल्व करेंगे। ठीक है। चलो, दो को अब क्या करते हैं, हम 6 से डिवाइड करते हैं। जब आप 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3, यानी कि आपका ब्रैकेट खुल गया। अब आपका बन गया 2 + 3 - 3। ठीक है। यानी कि हमारा ब्रैकेट और डिवीजन हो गया कैंसिल। अब हमारा एडिशन है और सब्सट्रैक्शन है। चलो फिर अपने रूल को देखते हैं। मैंने यहाँ देखा ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवीजन भी नहीं है, मल्टीप्लाई भी नहीं है। सबसे पहले हम ऐड करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। अगर आपको चीजें याद भी नहीं हो रही तो छोटे छोटे अक्षर में वही बोर्ड मास आपको लिख लेना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ऐड करेंगे यानी कि 2 3 5 और फिर घटाएंगे तो आपका आंसर आ गया। छोटे छोटे क्वेश्चन से फिर इन चीजों को और कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे। ठीक है। अब देखिए इस चीज को समझे। फिर हमने देखा m से मल्टीप्लाई हो गया, ये आपका एडिशन हो गया, ये भी आपका एडिशन हो गया और ये आपका ब्रैकेट हो गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। चलिए ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। 6 में से 9 गया, कितना आया, चलिए 1 मिनट इसको हटा देते हैं यहाँ से। 6 में से 9 आया, ये आपका आया -3। ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के बाद ऑफ भी नहीं है, डिवीजन भी नहीं है, मल्टीप्लाई है, यानी कि अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 तिया 33 हमने लिख दिया और फिर उसमें हमने लिख दिया +4। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ प्लस भी है
और माइनस भी है। ये प्लस और माइनस, देखो ये जब आपके सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन आएंगे ना, तब यहाँ आप प्लस माइनस गलत करते हो। जब आपको डायरेक्ट प्लस माइनस के क्वेश्चन दिए जाएंगे वहां आप गलतियां नहीं करते, गलतियां आप यहाँ करते हो। इसलिए मैंने स्टार्टिंग इस चैप्टर की इन कंसेप्ट की वहां से की थी। तो आपको मैंने सिखाया है कि प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, क्योंकि इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो आप लिखोगे 33 प्लस 4 प्लस माइनस 33 और 4 हो गया आपका 37 में से 3 गया, 37 में से 3 गया, कितना है आपका, ये आ गया आपका 34, 34 आ गया इसका आंसर। समझ लिया बोर्ड मास क्या होता है, यानी कि पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, उसके बाद हम ऑफ यानी कि जो का लिखा होता है उसको सोल्व करते हैं, फिर डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है, एडिशन होता है और आपका सब्सट्रैक्शन होता है। अब आपका जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मेट में आएगा और हिंदी मीडियम का कुछ इस फॉर्मेट में आएगा कि 12 + 14 का 16। तो आपको का देखकर ही समझ जाना है कि ये का तो मैथ वाला का है, और मैथ वाले का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि का हो या ऑफ हो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ब्रैकेट के बाद सेकंड नंबर इसी का आता है सोल्व करने का। ठीक है, यहाँ क्या है आपका ब्रैकेट और यहाँ है आपका का, यानी कि पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो 14 12 कितना हुआ, 12 12 24 2 26 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 16 से। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 26 और 16 की मल्टीप्लाई आप ऐसे करोगे, आप कहोगे बिल्कुल नहीं मैम, अब तो हम सीख चुके हैं सिंगल लाइन में मल्टीप्लाई करना। सिंगल लाइन में मल्टीप्लाई करना कैसे, 6 6 कितना हो गया 36, यानी कि हासिल 3, और यहां से हमने क्या देखा, 2 की मल्टीप्लाई हमने की किससे, 6 की मल्टीप्लाई की हमने 1 से, 2 की मल्टीप्लाई की हमने 6 से, और दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, यानी कि ये बन गया 6 और 6 6 ये 12 बन गया, ये आपका हो गया 8, ये आपका 6 हो गया और ये आपका कितना बन गया, 6 6 12 बन गया। ठीक है, 18 का ये 1 हो गया, और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई जब आप इससे करते हो 2 एकम 2, तो ये आपका हो गया 3। तो आपको देखो जितने भी मैंने कंसेप्ट बताए, प्लस माइनस का रूल आपका लग गया, मल्टीप्लाई का आपका रूल लग गया, बोर्ड मास आपका रूल लग गया, यानी कि छोटी से चीजें स्टार्ट हुई थी जीरो से, अब हम बड़े बड़े क्वेश्चंस में उनका यूज लेने लगे। अब इनसे भी बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे। आज की क्लास जो आपकी नॉर्मल क्लासेस है, अगर आज की क्लास आप सीख गए तो वो क्लासेस आपको इससे भी इजी लगेगी। आज की चीजें आपको जितनी बार हो बार बार देखनी है और प्रैक्टिस करनी है। देखो खुद से कुछ भी कैलकुलेशन लिखो और प्रैक्टिस करो। यहाँ मैं आपको कुछ भी क्वेश्चंस दे दूंगी, आप उनकी प्रैक्टिस से अच्छा है कि आप खुद से कोई भी नंबर लिखो और उन नंबर को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो और ये सारे रूल लगा के देखो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है, चलिए ये क्वेश्चन और करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन में इस ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं, मंझला ब्रैकेट, जिसकी हमने बात की थी, ये हमारा मिडल ब्रैकेट है। ये आपका क्या है, ये आपका है स्मॉल ब्रैकेट। तो आप मुझे बताइए कि हम स्मॉल ब्रैकेट को पहले सोल्व करते हैं कि मिडल को, तो आप बोलोगे मैम सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, उसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं मिडल ब्रैकेट को, और उसके बाद जो हमारा ये स्क्वायर फॉर्म में यानी कि जो बड़ा ब्रैकेट आता है हम उसको सोल्व करते हैं। चलिए अब सोल्व कर लें इसको, इनको मिटा देते हैं पहले अच्छे से। ठीक है, तो छोटा ब्रैकेट कहाँ है हमारा, छोटा ब्रैकेट हमारा है ये, और छोटे ब्रैकेट में भी हमें याद रखना है हमारा बोर्ड मास का फॉर्मूला। यहाँ क्या है, एडिशन है, यानी कि जमा है, घटा है, डिवाइड है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, यानी 2 को डिवाइड किया 6 से, कितना आया 3, यानी कि 9 + 2 - 3, आपका कुछ ऐसा बना होगा। ठीक है, तो 9 और 2 आपका कितना हो गया, और 11 में से 3 गया, आपका आ गया यहाँ 8। ठीक है, क्योंकि हम पहले ऐड करते हैं फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, और इस चीज को आपको याद रखना है। देखो जहां आप जल्दबाजी कर जाओगे तो आप क्वेश्चंस को गलत कर दोगे, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है और इन चीजों की प्रैक्टिस लगानी है। चलिए अब हमें स्टार्ट करना है, क्या 9 से स्टार्ट करें, आप कहोगे नहीं मैम, अब हमें मिडल ब्रैकेट को सोल्व करना है, क्योंकि हमने स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व कर लिया। चलिए मिडल ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, मिडल ब्रैकेट में लिखा हुआ है 6 + 7 ऑफ 3 माइनस, और ये आपका प्लस माइनस कितना हो गया 8, यानी कि अब आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ ऐसा बना। ठीक है,
चलिए इसको यहाँ लिख दें, इसको यहाँ लिख देते हैं। ये हमने लगा दिया मिडल ब्रैकेट और आपका बना 6 + 7 ऑफ 3 - 8 और ये हमने इस फॉर्मेट में। आप मुझे बताओ क्या हम पहले प्लस को सोल्व करेंगे, माइनस को करेंगे या ऑफ को? तो आपको पता है कि जब हमने बोर्ड मास रूल लिखा था तो हम ऑफ को, यानी कि ऑफ का मतलब क्या होता है का, तो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे इस। तो ये आपका बनेगा 6 + 7 3 यानी 7 या 21 - 8। ठीक है, और 6 और 21 होता है कितना, 27 - 8। ठीक है, और आपको पता है कि जब भी 7 यानी कि 17 में से 8 जाएगा तो ये आपका बन जाएगा 19, और 19 की मल्टीप्लाई किससे करनी है हमें? अच्छा, ये हमने कंप्लीट ये सोल्व किया था, यानी कि हमारा 9 बचता है। इसको सोल्व करने पे हमारा पूरा 19 आया, तो प्लस में आपको सिर्फ 9 ऐड करना है। 9 9 18 और 1 2। ठीक है, चलिए यही है ना हमारा। हाँ, क्योंकि हमने हमने जो ये आपका मिडल ब्रैकेट था वो कंप्लीट को सोल्व किया। 7 या 21, तो ये आपका कंप्लीट आया 19 और 9 9 18 1 2 28। करें, अब ये दो क्वेश्चंस ये खुद आपकी प्रैक्टिस, आपको खुद प्रैक्टिस करनी है और इनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। जैसे मैंने आपको बताया है, कोशिश किया करो, स्टार्टिंग में कोशिश किया करो कि सिंगल लाइन में, जो जिस लाइन में आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, आप वही सोल्व कर सकते। गलत करो, बार बार गलत करो, उन चीजों को देखो समझो, आपकी चीजें अपने आप ठीक होने लगेगी। अगर ये हैबिट नहीं छोड़ोगे ना, ये यहाँ कुछ भी लिख के 10 को भी डिवाइड कर रहे हैं, तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर है। अगर आप इस हैबिट को नहीं छोड़ते हो तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर है। कोशिश किया करो सिंगल लाइन में ही क्वेश्चंस को सोल्व करने। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस हैं जो आपको घर से प्रैक्टिस करनी है, आपको खुद से निकाल के देखना है। अभी टाइम लगाना है लेकिन अच्छे से इन चीजों की प्रैक्टिस करनी है। आपका जो अगला चैप्टर है वो है डेसिमल। अब देखो डेसिमल्स, दशमलव जो होता है उसमें हम कहाँ गलती करते हैं। दशमलव के अंदर हम जोड़ना भी सीखेंगे, घटाना भी सीखेंगे, मल्टीप्लाई भी सीखेंगे और डिवाइड भी सीखेंगे। ये दोनों आपके टॉपिक है सीआईएसएफ के, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस। ये दोनों आपके अब टॉपिक्स हैं, आपके एग्जाम के हिसाब से ये दोनों टॉपिक्स हैं। तो एक बात मैं आपको बताती हूँ कि डेसिमल जो होता है, अगर हमने यहाँ कोई टर्म ले ली 1.4 और मुझे इसके अंदर ऐड करना है 0.5, तो हमेशा एक बात का याद रखो, जो हमारा डेसिमल होता है 1.43 के अंदर हम ऐड कर रहे हैं 0.5, तो जो भी आपका डेसिमल होता है वो बिल्कुल सेम लाइन में आना चाहिए, यानी कि आपको लिखना है 0.5, और अगर कुछ नहीं है तो 0 करके आपको ऐड कर देना। कभी भी ये नहीं करना कि 0.5 ऐसे लिख दिया और तब इसको ऐड कर रहे हो, या 1.43 में 0.5 ऐसे करके ऐड कर रहे हो, तो ये सारे तरीके आपके गलत है। जो आपका पॉइंट है वो बिल्कुल पॉइंट के नीचे, जो आपका डेसिमल है वो डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर 1.32 है आपका, मान लीजिए 21.32 है और आपको इसके अंदर ऐड करना है कितना, 1.6, तो आपको 1.6 यही लिखना पड़ेगा। अगर इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, यहाँ भी 0, ऐसे आपको इनको ऐड करना। समझे इस बात को? चलिए अब थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। आप जब करते हो ना तो आप इन चीजों को गलत करते हो। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन है कि 7.705, 25.03 और 0.007, यानी कि क्या देखा हमने कि जितने भी हमारे जो भी हमारे डेसिमल्स यानी कि जो हमारे दशमलव बिंदु थे वो सारे सिंपल एक ही लाइन के अंदर है। और अगर यहाँ कुछ नहीं है 0 लगा दो, यहाँ कुछ नहीं है 0 लगा दो। स्टार्टिंग में एडिशन के लिए जब आप स्टार्टिंग के अंदर ऐड कर रहे हो तो आप 0 लगा के सोल्व कर सकते हो। लेकिन जब हम क्वेश्चंस को करेंगे, अब मैं इस क्वेश्चन को और भी फास्ट करने के लिए आपको बताऊंगी, तो आप सिंपल क्या करोगे, 7, 7 और 5 कितना, 12, 3 और 1 4, 7, 7 5 12 और
तो यानी कि आपका आंसर कितना आ गया 32.7। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको एडिशन का एक तरीका बताया था। अगर आपका ऐसे ही दशमलव के अंदर क्वेश्चन आ रखा है, कोई बड़ा क्वेश्चन आ रखा है, तो आप कैसे इन चीजों को सोल्व करोगे? आपको कैसे करना है? आपको पॉइंट से पहले जो दशमलव से पहले टर्म देखनी है, 7, 25 और यहाँ कुछ नहीं है, तो मुझे बताइए 25 और 7 कितना हुआ? 32। यानी कि आपका आंसर 32 पॉइंट कुछ होगा, 32 पॉइंट कुछ होगा। तो आप ऐसे भी क्वेश्चंस को फास्ट कर सकते हो। और देखो हमारा आया भी कितना है, 32.742। अब इस क्वेश्चन को देखो, अगर इस क्वेश्चन को देखोगे आप, तो अगर हम करेंगे तो ये कुछ ऐसे है आपका 135 के अंदर हमने ऐड किया 44.571 और इसके अंदर हमने ऐड किया 2.01। अब हम जीरो नहीं लिखेंगे, वो बचपन में करते थे, अब वो चीजें नहीं करेंगे। हमने सीख लिया एक क्वेश्चन से, हमने वो चीज की बेसिक जो तरीका था वो सीख लिया। अब हम डायरेक्ट ही समझने की कोशिश करेंगे। अगर ऐड कर रहे हैं तो ये 1 है, 7 और 1 8 हो गया, ये 5 हो गया, 5 4 9, 9 2 कितना हो गया 11 हो गया, 4 3 7 और 1 कितना हो गया 8, यानी कि 181 पॉइंट, यानी कि 181.558 एक आपका आंसर आया है। और मैंने आपको कैसे बताया था कि आप ऐसे भी कर सकते हो कि पॉइंट से पहले जो भी टर्म है, हमने देखा पॉइंट से पहले क्या है, 135 है, 44 है और 2 है, 5 4 9 10 11 4 3 7 8, यानी कि 181 पॉइंट कुछ आंसर। अगर आपके क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शंस दिए होते, कुछ ऐसे 181.581, 196.287 और यहाँ दे दिया 156.483 और एक आपका ऑप्शन दे दिया 258.231। तो आप क्या करते, इसको कंप्लीट ऐड नहीं करते, तुरंत सिर्फ जो डेसिमल के आगे पॉइंट लिख रखे हैं उनको ऐड करते हो। आप बता देते कि इसका आंसर तो कुछ 181 आ रहा है, और अगर 181 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है तो आपका ये ऑप्शन सही है। और अगर मान लो किसी एक एक और ऑप्शन होता और 181.586 होता, तो आप क्या करते, लास्ट की यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक से भी उसको जोड़कर देखते। तो वो दो तरीके हैं, वो हर तरीके से लगेंगे, बस डेसिमल में एडिशन के टाइम में आपको जोड़ने और घटाने में आपको समझाने की सिर्फ एक ही बात थी कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आता है। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये दो क्वेश्चन है, ये आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, खुद से प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की, और खुद से नए क्वेश्चन भी बना के देखना, ठीक है। अब है आपको दशमलव भिन्न का गुणाकार। अब ये आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके जो क्वेश्चन है, मान लो वो एडिशन से आ जाएं तो आ जाएं, लेकिन इससे तो आपके क्वेश्चंस बनेंगे। इससे आपके कैसे क्वेश्चन बनेंगे, उन क्वेश्चन की भी हम प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो मुझे एक बात बताओ, 12.3 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए करते हैं। 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 12 और 1 13, 3 6 एकम 6 7 8 9। ये हो गया आपका इंचिक 18 का, 1 6 दूनी 12 3 और ये 1 था, 6 एकम 6 और ये आपका 738, ठीक है। मैंने ये गलती से कर दिया था, ठीक है। ये आपका आंसर बना 73। अब पॉइंट कहाँ लगाना है, क्वेश्चन आपको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत नहीं होती, दशमलव में बच्चे गलती कहाँ करते हैं, पॉइंट लगाने में, यानी कि डेसिमल लगाने में गलती करते हैं। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मुझसे क्लासेस में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं करंट जब भी कोई क्वेश्चन दे देती हूँ तो आंसर सही निकालते हैं, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों को गलत करके मुझे देते हैं, और तब पता चलता है कि जल्दबाजी में आपने तो अपना मार्क्स गवा दिया। अगर आपका एक पॉइंट के बाद, यानी कि एक दशमलव के बाद आपकी जितनी भी संख्याएं होंगी, आंसर में भी आपका दशमलव के बाद उतनी ही संख्याएं होंगी। यानी कि आपने देखा दशमलव के बाद कितनी संख्या है, सिर्फ एक संख्या है, तो आपका आंसर भी 73.8 होगा, क्योंकि आपके आंसर में भी दशमलव के बाद सिर्फ एक ही संख्या है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मल्टीप्लाई करना मैं आपको आगे ही सिखा चुकी हूँ कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। अब हम सिर्फ दशमलव का गेम सीख रहे हैं कि जो आपका डेसिमल्स होता है, डेसिमल्स कैसे हेल्प करता है। देखो डेसिमल काफी हेल्प करता है आपके ऑप्शंस को हटाने में। कैसे हेल्प करेगा, मैंने आपको क्या बताया, आपको सिर्फ आपने देखा ऑप्शंस, हमें नहीं पता ऑप्शंस क्या हमारे सही है।
लेकिन आपको एक चीज देखनी है कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं। आपने देखा कि भाई दशमलव के बाद यहाँ 2 संख्या है, यहाँ कितनी संख्या है, 1 संख्या है, यानी कि टोटल हमारी 3 संख्या है। यानी कि जो मेरा अब आंसर होगा उसमें भी दशमलव के बाद 3 संख्याएं होनी चाहिए। देखें 1 2 तो ये हमारा नहीं हो सकता, ये हो सकता है, इसमें तो एक ही है, ये भी नहीं हो सकता, और इसमें देखें तो 1 2 3 ये भी हो सकता है। यानी कि हमारे 2 ऑप्शन सही हो गए, और ये तो हमने यहीं से ही एलिमिनेट कर दिए। अब इन दोनों में कौन सा आंसर होगा, मैंने आपको यूनिट डिजिट कंसेप्ट समझाया है। आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई 1 से करना है, और 3 सिर्फ 1 के ही लास्ट में आ रहा है, तो डी आपका आंसर। इस तरीके से आपको ऑप्शंस की हेल्प लेनी है। देखो मल्टीप्लाई मैंने आपको सिखा दिया कि मल्टीप्लाई कैसे करनी है, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक कैसे देखना है, दहाई अंक कैसे देखना है। अब आपको क्या समझना है, आपको समझना है कि दशमलव भी कैसे हेल्प करता है, दशमलव भी कैसे हेल्प करता है हमारे क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, यहाँ मैंने क्या देखा, यहाँ मैंने देखा कि हमारे 2 क्वेश्चंस है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, यानी कि कितनी संख्याएं हुई, टोटल 3 संख्याएं हुई। तो टोटल 3 संख्याएं हुई, तो डेसिमल के बाद भी हमारी 3 संख्याएं होनी चाहिए। तो 3 संख्याएं हमारे 2 ऑप्शन में थी, और यूनिट डिजिट से मेरा सिर्फ एक ऑप्शन सही निकल के आया। ठीक है, समझ गए इस कंसेप्ट को। अब सेम कंसेप्ट, अब आपको यही दशमलव का जो मैं यूज बता रही हूँ, अब यहाँ मल्टीप्लाई को भूल जाओ, जो मैं दशमलव का आपको यूज सिखा रही हूँ आपको वो सीखना है। बताओ कितनी कितनी संख्याएं हैं दशमलव के बाद, आप कहोगे मैम एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, यानी कि टोटल 2 संख्याएं हैं। 2 संख्याएं चेक कर ले ऑप्शन में, भाई यहाँ 1 है, ये नहीं हो सकता, यहाँ 2 है, ये हो सकता है, यहाँ 4 है, ये नहीं हो सकता, और यहाँ कितनी है, 4 है, ये भी नहीं हो सकता। यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा है, बी से। और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम के ही बने हुए हैं, किसी किसी एग्जाम के बने हुए हैं, दिल्ली पुलिस एग्जाम के बने हुए हैं, कुछ एसएससी के भी बने हुए हैं। यानी कि मैंने छोटा क्वेश्चन भी नहीं बनाया, आपका इजी से इजी क्वेश्चन भी ऐसा बन, देखो जो आपका एग्जाम लेवल बनाया जाता है ना, जो आपका एग्जाम, जो आपके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और जो ऑप्शन सेट किए जाते हैं, इसी हिसाब से सेट किए जाते हैं कि सारे क्वेश्चन आपके 15 सेकंड तक तो बन ही जाए, 15 सेकंड में आपके क्वेश्चंस बन जाए। इसी तरीके से बस आपको आता नहीं है, इसलिए आप अपना ही तरीका लगाते हैं, और उस 15 सेकंड को आप क्या करते हो, 2 मिनट में 60 सेकंड और 90 सेकंड में चेंज कर देते हो। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, तो मैंने देखा कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, एक एक एक, टोटल कितनी संख्याएं हुई, 3। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, भाई 3 इसमें आ रखी है, 3 इसी में ही आ रखी है, मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हो, ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपके क्वेश्चन बनते हैं कुछ इस फॉर्म, सेम टर्म्स होती हैं और सेम ऑप्शन होते हैं, जैसे 6 to 5 6 to 5 6 to 5 6 to, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, लेकिन उनमें डेसिमल आपको एक हिंट दिया जाता है कि आप क्वेश्चन को उड़ा दो। जो डेसिमल होता है वो होता ही इसलिए है आपके क्वेश्चन को ये दिखाने के लिए, देखो हमने हिंट दे दिया, अब तो ये क्वेश्चन 2 सेकंड का भी नहीं बचा। तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि 5 5 25 होता है, और 25 5 125, और 25 5 625 तो होता है, यानी कि सारे ऑप्शन में 625 तो सही है। हमें क्या देखना है, आपको देखना है कि डेसिमल के बाद कितनी संख्या है। हमने देखी यहाँ 1 है, यहाँ कितनी है, 2 है, यहाँ 3 है, यानी कि 3 2 5 और 1 6, यानी कि जो भी मेरा आंसर आएगा उसके अंदर डेसिमल के बाद 6 संख्याएं होंगी। चेक करें, 1 2 3 4 5 ये नहीं हो सकता, 1 2 3 4 5 6 ये हो सकता है, इसमें तो है ही नहीं, इसमें 3 है, इसमें 3 आ रखा है, ये भी नहीं हो सकता, यानी कि एक ही हमारा। समझिए, मैं आपको ऑप्शन से सिखा रही हूँ, ऑप्शन से आपको सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे। अब आप जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, बुकलेट के अंदर से जहां से भी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, तो अब आप इन चीजों को भी देखने लगोगे। जब हम कोई भी चीज एक बार समझ लेते हैं ना, तो फिर हमारा नजरिया उन चीजों से देखने का बन जाता है। तो अब आपको इस फॉर्मेट में इन चीजों को समझ में, इन चीजों को अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए। अब कंफ्यूजन क्या होती है, जब हम मल्टीप्लाई 10 से, 1000 से, 100 से कर देते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता। देखो एक बात हमेशा याद रखो, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो ये जो आपका पॉइंट होता है, डेसिमल होता है, ये हमेशा आपका इस डायरेक्शन में सरकता है। ठीक है, ये हमेशा जो आपका राइट हैंड साइड होता है, जो आपका दाहिना हाथ होता है, उस तरफ सरकता है। यानी कि ये हो जाएगा आपका 67.89।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो मैंने आपको क्या बोला, जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे चाहे 100 से, 1000 से, 10,000 से, 1,00,000 से, जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो भी डेसिमल है यानी कि दशमलव है वो दाहिने हाथ की तरफ सरकेगा। कितना? 1 2, यानी कि 1 2 यहाँ बिंदु आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 76.5। अगर मैंने यहाँ आपका कोई क्वेश्चन लिख दिया कि 982543 और यहाँ आपका लगा दिया मैंने पॉइंट, यहाँ मैंने आपका लगा दिया पॉइंट और मल्टीप्लाई कर दी मैंने, तो जब भी मल्टीप्लाई ऐसे जीरो से हो जाती है तो आपको जीरो को काउंट करना है, 1 2 3 4, यानी कि जो आपका डेसिमल है वो 4 टर्म सरक जाएगा। और 4 टर्म किस तरफ सरकेगा? राइट हैंड साइड की तरफ, यानी कि दाहिने हाथ की तरफ। 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा 9825। समझ गए इस बात को? तो ये बहुत छोटी छोटी जो एग्जाम टाइम में कंफ्यूज करती हैं, इसलिए मैंने आज का जो आपका कंसेप्ट का टॉपिक उठाया है वो कंफ्यूजिंग, तो आपको चीजें आती है लेकिन कंफ्यूजन के कारण आप उन चीजों को गलत कर देते हो, सिर्फ आज हम उन चीजों को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो भाग में डेसिमल कहाँ हेल्प करता है, आपको पता है 3.9 और 1.3 हमने आज तक कितना सीखा है कि कितने टर्म के बाद मल्टीप्लाई है, इसको हटा दो और 10 लिख दो, इसको हटा दो और 10 लिख दो, कि पॉइंट के बाद जितनी भी टर्म है उसका एक जीरो लिख दो। तो हमने 10 लिख दिया, 10 लिख दिया, और 13 तिया 39, इसका आंसर कितना आ गया? 3। अब ये क्वेश्चन तो रहा छोटा, जब आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस बनेंगे तो आपको किस बात का याद रखना है, देखो किस बात का ध्यान रखना है, आपको हमेशा क्वेश्चंस कैसे करने हैं, आपको हमेशा काउंट करने हैं नंबर की डेसिमल के बाद कितने हैं। अगर इस क्वेश्चन को देखें 0.51, इसका मतलब है कि यह है 0.5, 0.51 को आप डिवाइड कर रहे हैं 1.7 से। आप क्या कर रहे हैं? 0.51 को आप डिवाइड कर रहे हैं 1.7 से। तो आपने देखा कि यहाँ पॉइंट के बाद तो दो संख्याएं हैं और यहाँ कितनी संख्याएं हैं? एक संख्या है, यानी कि 2 से 1 कट जाएगी और ऊपर ही एक संख्या बच जाएगी, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी, अभी आप इस चीज को देखो कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। अभी आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही मैं इसका आंसर निकालूंगी आप खुद कहोगे मैम ये तो आपने बड़ा ही अच्छा तरीका, ठीक है। तो मैंने क्या बताया? मैंने आपको बताया कि 0.51 1.7 आपको काउंट करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले जब भी आपके पास ऐसी टर्म आएगी आप भूल जाना कि डेसिमल लगा भी हुआ है, आपको तुरंत काट देना है कि 17 तिया 51। अब जो कुछ करना है वो हम इस 3 के साथ कर लेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है? आपने देखा कि डेसिमल के बाद कितनी टर्म है? डेसिमल के बाद टर्म है 1 2, और यहाँ डेसिमल के बाद टर्म है 1, यानी कि एक इसमें से चला गया, ऊपर सिर्फ एक टर्म बची। जिस तरफ ज्यादा टर्म बचेगी आपको उतनी ही जीरो लगा के नीचे लिख देना, यानी कि आपका आंसर आ गया 0. चलिए मैंने आपको क्या बताया, मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन कुछ ऐसे होता कि 0.05, मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन कुछ ऐसे होता कि 5.1 की हम डिवाइड कर रहे हैं 0.17 से। अब हमें पता है कि 17 तिया 51 होता है और ये 17 से कंप्लीट भाग चला जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अब देखो मैंने पॉइंट 5 के बाद लगाया है और यहाँ पॉइंट मैंने कहाँ लगाया है? 0.17 पे लगाया है। तो आपने 17 तिया 51 करके यहाँ क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। समझ गए इस बात को? फिर आपने आपको देखना है कि पॉइंट के बाद नंबर कितने हैं। क्या हो रहा है? पॉइंट के बाद नंबर कितने हैं? तो पॉइंट के बाद नंबर है यहाँ 1 और नीचे है 1 2, यानी कि 1 से 1 कट गया और नीचे 1 बच गया। तो जिस तरफ 1 बचेगा, अगर मान लो ऊपर 1 बचा, ऊपर 1 टर्म बच गई तो आपको नीचे डिवाइड कर देना है 10 लगा के, और अगर नीचे 1 बच गया तो आपको क्या करना है? ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देनी है। इसका आंसर आपका आ जाएगा 30। सोल्व करके देख लेते हैं कि 5.1 और 0.7 आप कैसे करते? इसको ऊपर 100 करते, नीचे 10 करते, 0 0 17 तिया 51 करते और आपका आंसर क्या आता? 30। नेक्स्ट क्वेश्चन में इस चीज को समझते हैं। देखो मैंने क्या बताया कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले सबसे पहले तो आपको डेसिमल को देखना ही नहीं है, आपको तुरंत काट देना है कि 7 चौक 28। हम सिंगल लाइन में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हमारा कितना आ गया? हमारा आ गया 4, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि डेसिमल के बाद कितने
कितनी संख्या लिखी हुई है, तो हमने देखा कि डेसिमल के बाद 2 संख्या लिखी हुई है ऊपर, और ये डिवाइड में है। डेसिमल के बाद कितनी संख्या लिखी हुई है, 1 2 3, 3 संख्याएं लिखी हुई है। 2 से 2 कट गया, यानी कि 2 से मैं यहाँ नंबर काट रही हूँ। ये कुछ ऐसे हैं कि 2 नंबर लिखे हुए हैं, नीचे 3 नंबर लिखे हुए हैं, इससे ये नंबर कट गए, कुछ इस फॉर्मेट में है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि मैं 2 से उसको डिवाइड कर रही हूँ, डिवाइड नहीं कर रही हूँ। तो मैंने क्या लिखा, ऊपर 2 है और नीचे 3 है, 2 से 2 ये गया तो नीचे एक संख्या बच गई। और नीचे अगर कोई चीज बचती है तो हमें क्या करना होता है, हमें ऊपर वाली टर्म को उतनी ही जीरो लगा के मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि इसका आंसर आ गया सिंपल 40। अदरवाइज आप कैसे करते, आप करते 28/7 करते, और फिर देखते 3 जीरो है, 1 2 3, 3 जीरो लगाते, और फिर देखते 2 जीरो है, 2 जीरो लगाते, 2 जीरो से 2 जीरो काटते, 7 चौक 28 करते, और ये आपका 40। तो ऐसे हमें क्वेश्चन नहीं करने। देखो ये हैबिट हम स्कूल टाइम में करते थे, ये आपको छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, आपको ध्यान क्या देना है, अगर यही क्वेश्चन आपका कैसा हो जाता, आपका क्वेश्चन हो जाता कि 2.8 को अगर डिवाइड करना है 0.007 से, तो मैंने आपको क्या, कहीं भी डेसिमल लगा दो, तो मैंने आपको क्या बताया, आपको पहले तो डिवाइड ही कर देना है। 4 आ गया, फिर आपने देखा कि ऊपर डेसिमल के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 है, और नीचे डेसिमल के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4, 4 है। तो 1 तो चली गई, यानी कि नीचे 3 बच गई, और जितनी संख्याएं बचती है, अगर नीचे 3 बच गई तो आपको क्या करना है, ऊपर उतनी ही जीरो लगा दो। तो ये आपका आंसर। तो आपको सारे क्वेश्चंस ऐसे ही सोल्व करने, खुद से ये क्वेश्चंस लिखना और प्रैक्टिस करना। वो जो इनटू करके हमारी हैबिट बनी हुई है, उस चीज को छोड़ने की कोशिश करना। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ मैंने आपको बताया था कि जब भी हम 10 की, 100 की, 1000 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा जो डेसिमल होता है वो कहाँ, वो राइट हैंड साइड की तरफ सरक जाता है, यानी कि दाहिने हाथ की तरफ तरफ सरक जाता है। लेकिन जब हम डिवाइड करते हैं, तो जो बिंदु होते हैं वो आपके देखो कैसे लगते हैं, 7285, और ये आपका 100। तो हम बिंदु कहाँ लगाते हैं, यहाँ। यानी कि जब आप डिवाइड करते हो तो जो ये डेसिमल है ये आपका कौन सी तरफ से रखता है, ये आपके बाएं हाथ की तरफ, यानी कि आपके लेफ्ट हैंड की तरफ से रखता है। अब इस क्वेश्चन को देखो, अब इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मेट में कभी नहीं लिखेंगे, ये आपके, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आप सिंगल एक लाइन में ही क्वेश्चन का आंसर दो। अब मुझे बताओ, डिवाइड में अगर 3 जीरो है, अगर डिवाइड में होता है, अगर मल्टीप्लाई होता है तो आपकी डेसिमल इस तरफ सरकती है, और अगर डिवाइड होता है तो आपका डेसिमल इस तरफ सरकता है। यानी कि अगर डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 बिंदु, यानी कि 1 2 3, यानी कि ये आंसर आ जाएगा 0.99876, 0.099876, यानी कि आपका बिंदु यहाँ था, तो 1 2 3, 3 टर्म की तरफ। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की भी आपको प्रैक्टिस, इन छोटी छोटी चीज देखो, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप मल्टीप्लाई करके करके इस तरह आप चीजों को अप्लाई कर रहे थे। तो अब आपको ये चीजें नोटबुक में नोट डाउन करनी है अच्छे से, और ऐसे इन चीजों की प्रैक्टिस लगानी है। अब खुद देखो, हमने क्या कर दिया, हमने कोई टर्म लिख दी कि 54 55, 5 4 8 7 6, कोई भी हमारे लंबे टर्म है, और यहाँ पर क्या है, पॉइंट लगा हुआ था, यहाँ पर क्या है, 0 पॉइंट लगा हुआ था, और हमें इसको डिवाइड करना था किससे, 1000 से। तो मैंने आपको क्या बताया है कि बिंदु जो है वो 3 टर्म आगे सरक जाएगी, यानी कि अब आपका बनेगा 0.00055, यानी कि इसके बाद 3 टर्म, 1 2, डिवाइड में किस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और मल्टीप्लाई में किस तरफ, राइट हैंड साइड। क्योंकि ज्यादा जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो मल्टीप्लाई में, जब टिपिकल बनाने के लिए 1000 10,000 या 100 जिनमें जीरो लगी हुई होती है ना, जिन संख्याओं में, इन चीजों को यूज करते हैं। ठीक है, आपको इन चीजों की प्रैक्टिस करनी है। अब आपका नया टॉपिक स्टार्ट होता है कि जो फ्रैक्शंस होती हैं वो होती क्या है। ये आपका मेन टॉपिक भी है कि फ्रैक्शंस होती क्या है। आपने नॉर्मल एडिशन सब्सट्रैक्शन के अंदर जमा प्लस माइनस का रूल हमने पढ़ लिया आज, हमने डिवीजन मल्टीप्लाई के अंदर अच्छे से उन चीजों को पढ़ लिया, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, हमने उन चीजों को भी पढ़ लिया अच्छे से। उसके बाद हमने क्या सीखा, उसके बाद हमने डेसिमल सीखा, दशमलव का यूज करना सीखा, कैसे हम ऑप्शन, आज हमने सीखा कि ऑप्शंस में हम इन चीजों को कैसे देख सकते हैं।
ठीक है। देखो लास्ट तो क्या बचता है कि लास्ट तो यही बचता है कि आप उस चीज को कंप्लीट कैलकुलेशन करके निकालो, लेकिन 90% हम क्वेश्चंस को ऑप्शन से ही एलिमिनेट कर देते हैं, तो आप इस 90% को यूज में लेके आओ। ठीक है, इसलिए मैंने आज आज जो है आपके लिए बेसिक क्लास बनाई, वरना चैप्टर से स्टार्ट कर देते आप ये चीजें करते ही नहीं। अब फ्रैक्शंस को समझते हैं कि अंश क्या होता है। तो फ्रैक्शन जो होते हैं वो आपके तीन तरीके के होते हैं। एक सिंपल फ्रैक्शन होता है जिसे हम उचित भिन्न कहते हैं, एक आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं, और एक आपका होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसको हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। अब ये क्या होते हैं? अब मुझे एक बात बताओ, आपको ये तो पता ही होगा, जैसे 6/9 हो गया, इसे हम क्या बोलते हैं? अंश। और 9 को हम बोलते हैं हर। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बताएंगे कि इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं न्यूमिरेटर, और इसको हम बोलते हैं डेनोमिनेटर। ठीक है, तो हम न्यूमिनेटर बोलते हैं और इसको हम डेनोमिनेटर बोलते हैं, और हिंदी में हम इन्हें अंश या हर बोलते हैं। तो आपकी जो सिंपल फ्रैक्शन होती है उसमें आपका जो अंश होता है वो हमेशा ही हर से छोटा होता है, तो वो आपकी सिंपल फ्रैक्शन होती है। अब हम इसको और डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल 1/2, यानी कि आपका जो अंश है वो हर से छोटा है। जो आपका अंश है वो क्या है? वो छोटा है आपके हर से। ठीक है, 5/8, यानी कि 5 जो है वो आपका छोटा है 8, कुछ भी लिख दिया, 7/9 लिख दिया हमने, या 4/6 लिख दिया, यानी कि आपका जो अंश होगा वो हमेशा ही हर से छोटा। ये आपकी सिंपल फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि जो आपकी अनुचित भिन्न होती है वो क्या होती है? इसमें जो आपका अंश होता है यानी कि जो आपका न्यूमिनेटर होता है वो हमेशा आपका हर से बड़ा होता है, डेनोमिनेटर से बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या लिखा हुआ है? 8/6, यानी कि 8 जो है वो आपका बड़ा है किससे? 6 से। 9/2, यानी कि 9 आपका बड़ा है किससे? आपके हर से। फॉर एग्जाम्पल 4 यानी कि 4 आपका बड़ा है किससे? तो आप डिफरेंस समझ गए कि उचित भिन्न और अनुचित भिन्न के अंदर क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इन पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उनकी भी प्रैक्टिस लगाएंगे। अब देखिए मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। मिक्स फ्रैक्शन होता है आपका जब आपका होल नंबर यानी कि एक सही, ये कुछ इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, एक सही 1/3 सही 3/4। जब आपका एक होल नंबर और आपका जो आपका सिंपल फ्रैक्शन होता है जब उन दोनों के एडिशन से बनता है उसे हम विपरीत भिन्न, जो आपके इस फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। इसको हम सोल्व कैसे करते हैं? 4×3 = 12 और 3 15/15 और 15/4 का मतलब क्या हो गया? ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, यानी कि लिखने का तरीका है। अगर आपने इसको कैसे लिखा, अगर आपने इसको लिखा 15/4 तो ये आपका बन गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि अनुचित भिन्न। और अगर आपने इसको लिखा 3 सही 3/4 तो ये आपका बन गया मिक्स फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न। अब इनके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं हम उन्हें समझ लेते हैं। देखिए प्रैक्टिस के लिए आपके क्वेश्चन, आपने अभी तक इस टाइप के क्वेश्चंस किए भी होंगे। अब देखो 2 + 3/5, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 सही 3/5। हम चेंज कर लेते हैं कलर। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 सही 3/, खुद ऐड करके देखो, यानी कि 2 सही जो आपकी मिक्स फ्रैक्शन होती है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है 2 + 3/5, और 2 + 3/5 का मतलब क्या होता है? कि 2 सही 3/5। चलिए सोल्व करके देख लेते हैं। इस मिक्स फ्रैक्शन को हम सोल्व कैसे करते हैं? इन दोनों की मल्टीप्लाई और इसको ऐड करके लिखते हैं। नीचे की टर्म जैसे की त्यों, जैसे लिखी जाती है। अगर 5 है तो 5 लिखा रहेगा, 2 है तो 2, नीचे की टर्म में कोई चेंज नहीं हो। तो हम करते हैं 5 दूनी 10, 10 और 3 13/5। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आप इसको कैसे सोल्व करते हो? हम एलसीएम लेके ऐड करते हैं ना इन चीजों को। कैसे ऐड करते हैं? एलसीएम कितना आ जाएगा? 5, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1, 1 की मल्टीप्लाई 5 से यानी कि 5 दूनी 10 प्लस 3 13/5। तो मुझे एक बात बताओ, ऐसी चीजें फास्ट है या ऐसी चीजें?
तो आप फ्रैक्शन फॉर्म में बना के उन चीजों को और भी फास्ट कर, ठीक है। ये आपने लिख दिया 2+3/5 का मतलब क्या होता है कि 2 सही 3/5, और हमने इसको सोल्व किया 5 दूनी 10, 10 दिया 10 जमा ये हमने किया, इनकी आपस में मल्टीप्लाई होती है और फिर ये आपस में ऐड, 5 दूनी 10, 10 में 3, तो ये आपका आ गया 3। यानी कि अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो इसको हम लिख सकते हैं 3 सही 5/2, यानी कि 3 दूनी 6 और 6 5 कितना हो गया 11/2। करेक्ट हमने, आप चाहो तो एलसीएम लेके भी इसको सोल्व कर सकते हो कि एलसीएम हमने 2 लिया, अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, यानी 3 दूनी 6 और 6 5, ये आपका आ गया 11/। ये अभी आपके छोटे क्वेश्चंस हो रहे हैं, अभी आपको इन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। आपके क्वेश्चंस कुछ इस फॉर्मेट में आते हैं फ्रैक्शंस, जो आपके एग्जाम में आते हैं, तो सबसे पहले आप इन चीजों को समझ लो ताकि आप उन चीजों को भी बहुत फास्ट कर सको, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए 2+5/3। एक बात हमेशा याद रखना कि जो हमारी फ्रैक्शन होती है यहाँ पे, में अंश जो होता है वो हमेशा हर से छोटा होना चाहिए। क्या ये छोटा है? देखो यहाँ 3/5 था, क्या 3 बड़ा था 5 से? आप कहोगे नहीं मैम 3 तो छोटा है। अगर यहाँ हम देखें तो देखो ये भी हमने गलत कर दिया, सही है ये भी, लेकिन इसको भी फास्ट करने का तरीका हम कैसे कर सकते थे? इसको आप देखो ऐसे भी कर सकते हो, p+, अगर आप इसको फर्दर डिवाइड करोगे तो अगर देखो 5 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो ऐसे लिख सकते हो 2 दूनी 4 1, यानी कि 2 सही 1/, इसका मतलब क्या होता है 2 दूनी 4 और 1 5/2, और इसका मतलब क्या होता है कि 2+1/, ठीक है, यानी कि 3 4 5, यानी कि 5 सही 1/2, यानी कि 5 दूनी 10 11/2। यानी कि हमने एक ही क्वेश्चंस के कितने तरीके देख लिए, यानी कि एक ही क्वेश्चंस को करने के हमने 3 तरीके देख लिए, यानी कि जैसे भी आपको सही लगे आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब देखो इसको भी हम 3 तरीके से करने की कोशिश करते हैं। आपका पहला तरीका क्या है क्वेश्चन का कि आप एलसीएम लेके करो। हमने एलसीएम क्या लिया? हमने एलसीएम ले लिया 3 ले लिया, तो 3 दूनी 6 और 5, ठीक है, 3 दूनी 6 और 5, ये आपका आ गया 11/3। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया इस क्वेश्चन को करने का कि आप लिख सकते हो इसको 2 सही 5/3, यानी कि 3 दूनी 6 और 6 5 11/3। तीसरा तरीका मैंने क्या बताया कि आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि अगर आपका जो अंश है वो हर से बड़ा है तो आप उसको एक स्टेप और भी सोल्व कर सकते हो। यानी कि आप इसको सोल्व कैसे कर सकते हो? 2+, यानी कि 3 एकम 3 और 2 की पावर 3, यानी कि 3 एकम 3 और ये 5/3 ही बन गया। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 2+1+2 यानी कि 3 की पावर 2/3, यानी 3 तिया 9 10 11 11/3, ठीक है। समझ गए इस क्वेश्चन को? तो आपको ऐसे इन क्वेश्चंस को करना है और इन चीजों को समझना है। अभी छोटा है, अब आप बोलोगे कि मैम इसमें तो कई स्टेप लग गए करने को, क्योंकि ये कैलकुलेशन छोटी है इसलिए आप इन चीजों को इस स्टेप तक भी करके छोड़ सकते हो, लेकिन जब थोड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे ना तब आपको पता चलेगा कि ये चीजें कहाँ हेल्प देगी। अब मुझे एक बात बताओ, आपका क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको क्या करना है? खुद प्रैक्टिस करना है और इसका आंसर लिखना है। अब ये क्वेश्चन देखिए 6-2/5। अब मुझे एक बात बताओ, किसी भी चीज को देखो, मैं हर चीज को एक में तोड़ने की कोशिश करते हैं। एक में हम हर चीज को इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि एक से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई डिवाइड करना बड़ा ही इजी होता है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती कि 5+1 - 2/5? इसको अगर देखते ही सोल्व करें तो ये आपका बनता है कि 5+, अगर आप देखोगे 5 में से 2 गया तो ये आपका बन जाएगा 3/5, यानी कि आपका आ गया 5 सही 3/5, यानी कि पापा 25 26 27 28, यानी कि 28। नॉर्मल तरीका तो मैंने आपको बता दिया, यानी कि देख के भी आप आंसर निकाल सकते हो। देख के आंसर आप कैसे निकाल सकते हो? क्या तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो पहले तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि 6 को आप लिख सकते हो 5+1 - 2/5। इन दोनों को सोल्व कर लो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ 5 आएगा, 5 में से 2 जाते ही 3/5 आएगा, यानी कि कितना आ गया 5+3/5। और इसका मतलब होता है कि 5 कैसे है कि 5 सही 3/5, और पापा 25 और 3 कितना हो गया 28/। इस क्वेश्चन को भी आपको ऐसे ही करना है कि 7+1 - 3/5। अभी मैं लिख रही हूं, आपको सिर्फ क्वेश्चंस लिखना है, अपना पेन भी बंद करना है और सिर्फ देख के आंसर निकालना।
अभी मैं सिर्फ आपको लिख के दिखा रही हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना इस क्वेश्चन को अगर आप करोगे तो आपका कितना आंसर आएगा आप ही है। लेकिन मैंने ये काम आपको घर से करके लेके आना है, ठीक है। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, 4-5 ऐसे क्वेश्चंस लिखना, फिर अपना पेन नोटबुक बिल्कुल यूज नहीं करना और माइंड में उन चीजों को निकालने की कोशिश करना, क्योंकि मैंने एनालिसिस की वीडियो में भी आपको बताया था कि एक एक स्टेप आपको छोड़ने हैं। अगर आज नोटबुक में 3 स्टेप आप लिख रहे हो तो आपको कल 2 ही स्टेप नोटबुक में लिखने हैं और एक स्टेप आपको एलिमिनेट करना है। अब आपके क्वेश्चंस कुछ ऐसे आएंगे, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है, मैंने आपको बताया था 27 से 1/2 का मतलब क्या होता है कि 27, ये आपके क्वेश्चन कुछ ऐसे है, 27 प्लस 1/2 प्लस 15 प्लस 3/4 माइनस प्लस 2/5 प्लस 18 प्लस 4 यानी कि इन सारे टर्म को आपको एक जगह लिखना है कि 27 प्लस 15 माइनस 12 प्लस 18, ठीक है। और इन सभी टर्म को आपको एक साथ लिखना है कि 1/2 प्लस 3/4 प्लस 2/5 प्लस 4/5। अभी ये स्टेप जो है आप एलिमिनेट कर सकते थे अगर आप यही इनको ऐड और सम कर लेते कि 27, 15 और 18। कैसे हम ऐड करेंगे, 7, 5, 12 और ये आपके दोनों ऐड में है, ये ऐड में है, ये सब्ट्रैक्ट में है, तो 7, 5, 12 और 2 और 8 कितना हो गया 0, 2, 3, 4, 5 है, यानी कि 20 हुआ था आपका, ये आपका हो गया 60 माइनस 12 यानी कि 48। तो मैं डायरेक्ट 48 लिख दूं यहाँ पे, डायरेक्ट 48 लिख दिया प्लस में। अब आपको सिर्फ इस टर्म को सोल्व करना है। सोल्व कैसे करते हैं हम, एलसीएम लेके, यानी कि एलसीएम कितना आएगा 2, 4, 5 का, आप कहोगे मैम 20 आएगा, ठीक है। तो यहाँ आ गया आपका 10 प्लस 4 पंजे 20, 5 तिया 15 और ये आपका हो गया 5 चौके 20, 4 दूनी 8 और 5 चौके 20 और 4 चौक, ठीक है। आपका आया, और ये चारों जो है इस क्वेश्चन के ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन का आंसर कितना आया 48 प्लस 11, 8 हो गया 9, 1, 2, 3, ये आपका कहीं मिस्टेक हो गई, हाँ मिस्टेक हो गई, हाँ 1/2 प्लस 3/4 प्लस 2 यहाँ आपका माइनस का साइन है, यानी कि यहाँ आपका क्या आएगा माइनस आएगा, आपका आएगा माइनस। हम माइनस कर लेते हैं, हमने कर लिया, और ये हमारा था एलसी। चलिए ऐड करें, ऐड करें तो हमारा कितना आ जाएगा 6, 5 कितना हो गया 11, 11 में से 8 जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 9, और जब इसमें से सोल्व करोगे आप तो ये आपका आ जाएगा कुछ, ये आपका आ जाएगा 3, ठीक है। ये आपका 3 आ गया। देखो ये कैलकुलेशन यहाँ माइनस की वजह से मिस्टेक हो गया था, आपको ये गलत नहीं करना है, ये आपका आ गया 33/20 और आगे आपका आ गया 48। अब आप क्या करोगे, आप इसको ऐसे कर दोगे कि 48 की पावर 33/20, फिर आप क्या करोगे ऑप्शंस में इसको चेक करोगे, तो ऑप्शंस में आप जैसे ही चेक करोगे तो आपको 33/20 मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ 49 दिखाई देगा, तो आप सोचोगे कि मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, ऑप्शन ये, और आप इसको टिक करके आगे बढ़ जाओ। तो ये हो गया आपका ऑप्शन गलत, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हमें इसको फर्दर सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमारा जो अंश है वो हमारे हर से बड़ा है। आपको इस बात का याद रखना है कि जो हमारा अंश है वो हमारे हर से बड़ा है। तो अब हम इसको लिखेंगे 48 प्लस 20 को जब आप 33 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 20 एकम 20 और यहाँ आ जाएगा 13/20। अब इसको आप लिख सकते हैं 48 प्लस 1 प्लस 13/20, यानी कि 49 की पावर 49 की पावर 13/20, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो आपका। अब देखो कितना कुछ लिखना पड़ा है, अगर आप इतना कुछ एग्जाम में लिखोगे तो आप कितना टाइम वेस्ट, तो आपको सिर्फ यही चीजें सुधारनी है। आप यहाँ क्या कर सकते थे तुरंत,
27, 15, 18, अगर 27, 15, 18 को सम करेंगे तो 7, 5, 12, 8, 20, 0, 2, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 60 माइनस 12 यानी कि 48। तो ये सारे स्टेप हट गए यहाँ से, ये सारे स्टेप हट गए। आप डायरेक्ट यहाँ से 48 लिख सकते थे और तुरंत यही आपको एलसीएम लेके सोल्व कर लेना है। 1/2, 3/4, 2/5 और 4/5 को तुरंत, अगर यहाँ का बेस सेम है तो इन दोनों को आप एक बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हमने क्या देखा, अब मुझे एक बात बताओ, ये 9 प्लस में है, 23 भी प्लस में है, 16 भी प्लस में है और 35 भी प्लस में है। ठीक है, प्लस प्लस का एक साथ देख लें, 35 और 9, 35 और 9 कितना हो गया, आपका हो गया 44। और ये आपका कितना हो गया, 23 और 16, 6, 9, 2, 3, 44 माइनस 39 यानी कि कितना आ गया, 39 में से 44 गया तो कितना आया, 5 को भी हटा देते हैं, यानी कि तुरंत हमने क्या लिख लिया, सिर्फ 5 लिख लिया। और ये आपका आ गया प्लस। अब आपकी ये टर्म है 2/3 माइनस 1/2 माइनस 3/4 और प्लस 5/6। अब बस आपको इसको सोल्व कर लेना है ये। तो आपको क्या लिखना है, एलसीएम कितना आ गया, 3, 2, 4, 6, एलसीएम आ जाएगा इसका 12। आपकी एलसीएम और एचसीएफ की भी क्लास होगी, जिनको एलसीएम एचसीएफ नहीं आता वो वहां समझ लेते हैं। एलसीएम का मतलब होता है कि वो छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी संख्याओं से कट जाए। तो आप देखोगे कि 12 ही वो छोटी से छोटी संख्या है जो इन सभी संख्याओं से कट जाती है। तो आप लिखोगे 3 चौके 12 यानी कि 4 दूनी 8, 2 छिके 12 यानी कि 6 और माइनस 4 तिया 12 यानी 3 तिया 9 और 6 दूनी 12 यानी कि 2 पंजे 10। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, प्लस प्लस का कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, और ये आपका कितना हो गया, 6 और 9 कितना हो गया, ये आपका हो गया 15 हो गया। 15 3 यानी कि 3/12 यानी कि 3 एकम 3, 3 चौके 12, आपका आंसर आ गया 5 सही। और ये आपका आंसर, हाँ 20। समझिए, यानी कि यहाँ हमें इतना कुछ लिखना पड़ा और ज्यादा कुछ लिखने के चक्कर में आप क्वेश्चंस को गलत भी कर देते। तो कोशिश करना जब भी आपको फ्रैक्शंस के क्वेश्चन मिले तो आपको इन टर्म्स की यहाँ मल्टीप्लाई कर लेनी है और एक बार उतार के इन सबको यहीं सोल्व करना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन मैं आपको खुद प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी। ठीक है, तो जो भी मैंने आपको काम दिया है, आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। इन क्वेश्चन की अच्छे से क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एक दो दिन आपकी कैलकुलेशन की ही क्लासेस चलेंगी। जैसे ही आपकी कैलकुलेशन अच्छी होंगी उसके बाद हमारे चैप्टर्स होंगे और आप खुद देखना आपका चैप्टर का जो आप जो भी चैप्टर्स करेंगे, फिर आपसे अगर आपके जो एसएससी के नॉर्मल अगर एग्जाम होते हैं, जो भी सीएचएसएल अगर आपने किसी ने फिल करा तो वो भी सारे एग्जाम्स आपको, क्योंकि कैलकुलेशन का कोई लेवल नहीं है कि सीजीएल हो गया या फिर सीआईएस हो गया। हर किसी का कैलकुलेशन का सिर्फ एक लेवल है और वो लेवल क्या है, प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस से आप उन चीजों को जितना फास्ट कर सके वो चीजें उतनी ही आपको हेल्प देती। चलिए अब इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं।